अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। होप सो यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज मी और मुझे आप सब कहते हैं सुहाव अफजल। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से अरमीत सिंह। तो फौरी तौर पर इस्लामाबाद चलते हैं और उसके बाद लाहौर से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलामुअलैकुम अरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और आज ईद करीब आ रही है और ईद जैसे जैसे करीब आती है तो फिर ख़ासकर ख़वातीन के चेहरे खिल उठते हैं। और मुझे लग रहा है, बल्कि आपको देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि भाई दिन करीब है। और ऐसा भी है कि भाई आपकी तैयारियाँ भी जो हैं वो मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं अब जब जिस मार्केट में मैं जाता हूँ तो ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद होती है। भाई ये लेना है, चूड़ियाँ लेनी है, ये बैंगन लेने हैं भैया, कपड़े तो पहले से तैयारी हो चुकी होती है बहरहाल, लेकिन बाकी मेहंदी और इसके लिए। और इस्लामाबाद के बाज़ार वैसे नॉर्मली तो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ईद करीब आती है तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर में बड़े खूबसूरत से बाज़ार जो हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स हम देखते हैं जहाँ पे बड़ी रश भी होती है और रात का ये समा बड़ा खूबसूरत होता है। रिपोर्टिंग के टाइम में उमूमन जो है, क्योंकि ख़वातीन रिपोर्टर भी होती तो साथ में मैं भी ऐड हो जाता था और वहाँ से रिपोर्टिंग करते थे। पूरी रात 10-11 बजे की बीपर तक हम वहाँ रहते थे। तो मेरे ख्याल में लाहौर में ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा होती हैं जिस पर आप अच्छा तबसरा कर सकते हैं। अरे अरमीत पाजी, आप देखें कि हमने एक दिन की तो तैयारी करनी होती नहीं है। अब देखिए, गुड मॉर्निंग पब्लिक के आगाज़ में हमने ये तो बता दिया कि अभी तीसरे अशरे का बाकायदा आगाज़ हो गया है और ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर। और इस तीसरे अशरे में आपको जो बाज़ारों में, मार्केट्स में, जो मॉल्स में रश नज़र आएगा वो मेरे ख्याल से आपको पूरा साल नज़र नहीं आता, क्योंकि ये पूरा अशरा हमने, चूँकि मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप सबको इस बात का भी अंदाज़ा है क्योंकि आखिरी अशरा है और ये मग़फ़रत का अशरा है, तो आपको पता है ताक रातों का भी ख़ास तौर पर अहतमाम किया जाता है, 21वीं और 27वीं 25वीं, और हम ज़्यादातर देखते हैं कि इत्तिकाफ़ की तैयारियाँ भी की जाती हैं। तो खैर इस एतबार से भी कि खूबसूरत सा महीना जो मेहमान के तौर पर हमें मिलता है तो इसकी मेहमान नवाजी भी हमें भरपूर करनी चाहिए। लेकिन भाई ईद है तो ईद का एक दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन, अब ख़वातीन तो ईद के 3-3 दिन के जोड़े बनाती है ना। और रही बात आपकी और मेरी, तो आपको पता है कि गुड मॉर्निंग पब्लिक तो हमने ईद पे भी करना है, ईद पे भी अपनी ऑडियंस से यानी अपनी पब्लिक से हमने मुलाकात करनी है। तो जनाब ईद की तैयारी आपने और मैंने भी करनी है, हमने भी कोई जोड़े शोड़े सिलवाने हैं, हमने भी कोई ईद की ट्रांसमिशंस में लोगों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे तो ईद सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके लिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप इस्लामाबाद से सीधा लाहौर आ जाए ताकि हम अपना जो ईद का शो है वो बड़े ग्रैंड लेवल पर कर सकें, क्योंकि हमारी पब्लिक आपका काफ़ी इंतज़ार कर रही है लाहौर में। खैर लाहौर की एक्टिविटीज़ को तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता है कि सियासी सूरत हाल टॉप ऑफ द लिस्ट है इस वक्त, और हम कहीं ना कहीं जिक्र कर भी लेते हैं, कहीं ना कहीं जिक्र नहीं भी करना चाहते। महंगाई का थ्रू आउट पूरा रमज़ान हमने बहुत जिक्र किया, लेकिन अगर आप ईद की तैयारियों की बात करें तो ख़वातीन भी शदीद परेशान है। अरमीत बाजी, कॉस्मेटिक्स को आप टच करें, आप जूतों को टच करें, आप कपड़ों को टच करें, ओ माय गॉड इतनी महंगाई है कि मुझे इस दफ़ा बाकायदा फील हुआ कि मेरी कुव्वत ख़रीद कितनी मुतासिर हो गई है। ओ माय गॉड। तो जी ये ईद की तैयारियाँ हैं और सस्ते दामों अगर आपने करनी है तो उसके लिए भी आपने दुरुस्त फरमाया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब भी जो भी हुकूमत आती है और ख़ासकर टैक्स लगता है तो भाई मेकअप की चीज़ों के हवाले से, और फिर सोशल मीडिया पे हम मुख्तलिफ मीम्स भी देखते हैं कि भाई एक तरफ कहा जाता है कि भाई ख़वातीन जो है सजी सवरी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं, और ऐसे में अगर हुकूमत टैक्स लगा लेती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपने दुरुस्त फरमाया कि मार्केट की तरफ जो ख़वातीन जाती हैं और जिस चीज़ के हवाले से पूछती हैं, भाई क्रीम पाउडर भैया कमाल है, महंगी हो गई, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। लेकिन बहरहाल महंगाई के साथ साथ जो है फिर भी कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत जो है वो किया जाए, और तैयारी जो है अच्छी तरीके से हर शख्स की कोशिश होती है कि ईद के दिन अच्छा जोड़ा पहन के सजावट करके वो अपने फैमिली के हमरा, या दोबारा दूसरे दिन हम ये देखते हैं कि दावतें होती हैं, एक दूसरे के घर आने जाने जो होता है वो भी होता है। लेकिन बहरहाल आपने दुरुस्त फरमाया कि चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि चाहे कप आप सूट्स खरीदने की मैं अगर बात करूं या दर्जी की सिलवाई की बात करें तो वो भी इस किस्म की महंगाई ज़्यादा हो गई है। और हरमीत पाजी, तो कोई चीज़ बची नहीं है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं। एक और चीज़ आपकी बात में ऐड कर लूँ कि इस दफ़ा ये रिमाइंडर देना भी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस महंगाई में हमने राशन तो बहुत तकसीम किया है, रमज़ान का पूरा महीना जो है हमने बड़े अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश की है, गरीब गुरबा मस्कीन और मुस्तहिकीन जो है उनकी मदद हमने की है। लेकिन इस दफ़ा ईद पे भी अगर एक जोड़ा, सिर्फ एक जोड़ा कम से लाकर उन लोगों की जो कि ईद उस तरह से नहीं मना सकते जिस तरह से हम मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तमाम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उनकी भी थोड़ी सी मदद आप ज़रूर करें, क्योंकि महंगाई जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं, लेकिन हम इस बारे में कई दफ़ा हरमीत पाजी बात कर चुके हैं कि महंगाई ना सिर्फ पाकिस्तान को इस वक्त टारगेट कर रही है बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई की एक ऐसी लहर है जो कि इक्वली हर मुल्क को मुतासिर कर रहे हैं। मतलब अगर हम अमेरिका की बात करें, सुपर पावर्स की बात करें, दीगर ममालिक की भी, तो महंगाई की ये लहर ने इस वक्त तमाम ममालिक के तमाम बाशिंदों को शदीद मुतासिर किया हुआ है। और इसी के पेश नज़र इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में एक और हमारे पास खबर है
बरतानवी डॉक्टर्स जो हैं, यानी ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल्स जो हैं, वहाँ पर एसोसिएशंस जो हैं, वहाँ के डॉक्टर्स ने बाकायदा हड़ताल कर दी। इसकी वजह से उनका हेल्थ सिस्टम जो है वो अब मुतासिर हो गया है। आप यूँ कहें कि शदीद मुश्किलात का सामना और आपने देखा होगा कि इससे कबल 2 दिन कबल जो है फ्रांस में मुख्तलिफ पेंशन के हवाले से और मुख्तलिफ जो सरकारी दफातर में काम करने वाले लोग हैं उनकी जानिब से भी एहतजाज किया गया था। डॉक्टर्स की मैं बात करूँ तो मेरे छोटे भाई मेरे कज़न है जो है, जब हम इस्लामाबाद में होते थे एक साथ ही रहते थे, अब वो इंग्लैंड में, तो मैं जब भी कॉल करता हूँ तो कॉल पे यही बात होती है कि भाजी अब स्ट्राइक होने वाली है, फिर यही प्रॉब्लम है यही। लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वहाँ पे चाहे हम गैस की बात करें, पेट्रोल की बात करें, दीगर चीज़ों की, और यहाँ रेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर आपको पता है कि फ्लैट सिस्टम ज़्यादा है, वहाँ पे लोग जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उसके जो रेंट है वो भी 3 गुना 2 गुना जो है वो ज़्यादा हो गए। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यही सिचुएशन है, महंगाई हर जगह आपको ज़्यादा नज़र आती है। और बरतानिया में हम जो क्राइसिस देख रहे हैं कि एक से एक वज़ीर-ए-आज़म आता है और हल किसी के पास नहीं है, और फिर हम देखते हैं कि सड़कों पर जो आवाम निकल आती है, जब से यूरोपीय यूनियन से ये निकला है बरतानिया, तब से वहाँ के हालात कुछ बेहतर नहीं है। और बहुत सारे हवाले से जब बहुत सारे दोस्त हमारे यहाँ मीडिया की भी ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ से चले गए हैं, बरतानिया शिफ्ट हो गए हैं, जब उनसे हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, तो ऐसा जो वहाँ की तस्वीर वो दिखाते हैं तो ऐसा लगता है कि बेरोजगारी की शरह वहाँ पे भी बढ़ रही है। जिस तरह हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं, लेकिन बरतानिया जहाँ पे लोग जाते थे बहुत सारे ख्वाब सजा के, और ऐसा नहीं था कि ख्वाब पूरे भी होते थे, लेकिन अब जो नौजवान जाते हैं, नौजवान लड़कियां जाती हैं पढ़ाई के बहाने या वैसे काम करने के लिए जाते हैं, तो फिर वहां पे ज्यादातर जिनसे हमारे राब्ते होते हैं तो वो दूसरा वक्त का खाना जो है वो या किसी गुरुद्वारे में जाके खाते हैं या किसी और चैरिटी में खाते हैं। कोशिश ये होती है कि खाना जो है 1-2 टाइम का या 1 टाइम का बाहर हो जाए, क्योंकि हम वहाँ पे खाने के हवाले से या दीगर चीज़ों के, हत्ता कि अगर मैं पानी की बात करूँ, यहाँ पानी जो है हम बड़े आराम से रेस्टोरेंट में जाके हमें पानी वैसे भी दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर आम रेस्टोरेंट में अगर आप जाती हैं तो आपने पानी जो है वो आम सा पानी जो है ग्लास है, एक तो मिनरल वाटर है वो नहीं, आम पानी की भी आपने पेमेंट करनी है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे मुफ्त है, वहां पे हर चीज की प्राइस आपको देनी होती है। तो यही वजूहात है कि मुख्तलिफ क्राइसिस ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है, चाहे वो तरक्की पजीर ममालिक हैं, चाहे वो हमारे जैसे ममालिक हैं, लेकिन अपने मुल्क की बात करें तो यही सूरत हाल। और हरमीत पाजी अपने मुल्क की आप बात करें तो एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ, वाईडीए जो है ना, खासतौर पर बड़े मुतालबात लेकर वाईडीए हमेशा सड़कों पर आई है, और खासतौर पर अगर हम डेली वेजेस की बात करें, और अगर हम जो स्क्रीन पे आपको फुटेजेस दिखा रहे हैं, बरतानिया से खबर देने का मकसद ये कि यंग डॉक्टर्स जो हैं वो अपने मुतालबात के लिए एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, और यूनिटी के साथ तमाम एसोसिएशंस की अगर हम बात करें, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की बात करें, तो वहाँ के जूनियर डॉक्टर्स कहते हैं कि कोविड के बाद जो लहर महंगाई की पूरी दुनिया में आई है, जिसके बारे में पहले प्रेडिक्शन भी की गई थी, उसकी वजह से हालात बहुत बुरे हो गए हैं। इस पे में अफोर्डेबिलिटी हमारी कम होती चली जा रही है। तो खैर ये यंग डॉक्टर्स को आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। एहतजाज में और सोहा हमारे एहतजाज में जमीन आसमान का एक फर्क यही होता है कि हम बगैर, बहुत सारे पेशेंट ने टाइम लिया, तो हार्ट पेशेंट है, दीगर हैं, जब वो पिम्स की तरफ आते हैं, दीगर हॉस्पिटल की तरफ आते हैं, अचानक स्ट्राइक हो जाती है और तोड़ फोड़ और फिर एहतजाज। वहां पे ये तरीका नहीं होता है, वहां पे बाकायदा पहली डेट रखी जाती है, इंतजामिया से जो है इजाजत ली जाती है, वहां के जिस सिटी में स्ट्राइक हो रही है, उसके बाद जब इंतजामिया इनको डेट दे तब जाके ये एहतजाज होता है। तो ये तरीकाकार बेहतर इसलिए दुरुस्त है कि जो पेशेंट है, जो मरीज हैं, उनको पहले से पता होता है कि भैया अब हॉस्पिटल हमने नहीं जाना क्योंकि वहां पे स्ट्राइक हो रही है। यहाँ पे सूरत हाल और हरमीत जी आप ये भी बात देख लें, आप इस बात को भी जरा काउंट करें कि डॉक्टर्स को मसीहा कहा जाता है, खा वो पाकिस्तान में हो, बरतानिया में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो। तो मसीहा जो है ओब्वियसली जाने बचानी है आपने, किसी की जान अगर आपके एहतजाज की वजह से चली जाए तो ये कॉल बाकायदा तौर पर ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से दी गई, उस कॉल में सब शरीक हुए, एक पुरअमन एहतजाज किया। मुतालबा सिर्फ इतना है कि हमारी तनख्वाहें जो है वो बढ़ाई जाए, इस तनख्वाह में अब भाई हमारा गुजारा नहीं होता। तो ये सूरत हाल राउंड द ग्लोब है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोविड के बाद जो महंगाई की लहर है वो सबको इक्वली मुतासिर कर रही है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, आज का टिपिकल रनडाउन आपसे शेयर करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक
में टॉप स्टोरीज का जिक्र कर लेते हैं। टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ जिक्र यही करना है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात करें, इसके बाद इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ का पाबंद किया गया है कि फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत जो है वो फंड्स दे, यानी 21 अरब और इसके हवाले से जो रिपोर्ट जमा करानी थी वो कल बाकायदा तौर पर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर रजिस्ट्रार को सील्ड रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी गई है, जिसमें आपको पता है कि फंड्स अभी जारी नहीं किए गए। जो मुख्तलिफ निगरान हुकूमत की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, 75,000 के करीब कहते हैं हमारे पास एहलकार है जनाब जो कि हम आपको दे सकते हैं, जबकि अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो पूरे पंजाब यानी बड़े सूबे में इलेक्शन के लिए कम से कम 3 लाख से ज़ायद एहलकार रिक्वायर्ड है। ये सूरत हाल। और इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर है, आपको पता है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है उनको आपको पता है हरमीत पाजी की इस सूरत हाल में कि उन्होंने भी तौहीन अदालत की, तो उनको भी इलेक्शन कमीशन की वजह से डी नोटिफाई कर दिया गया है, जिसको पीटीआई इस चीज़ से कंसीडर कर रही है कि अगर तौहीन अदालत वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से की जाती है तो हो सकता है वो भी डी नोटिफाई हो जाए, हो सकता है कि उनके भी पार्लियामेंट की जो रुकनीत है मुअत्तल उसको कर दिया जाए। खैर अब इसको रिलेट करके बहुत सारी चीज़ें जो कि डिस्कस की जा रही है, जिसके बारे में मुख्तलिफ हल्कों में शहमगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन, इस रिएक्शन होगा, तो हम इस पर बात करेंगे डिटेल में अपने आज की टॉप स्टोरीज में। सो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हमने आपको बेसिकली देनी है, कुछ रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। खूबसूरत सी मस्जिद रमज़ान में आपको पता है हमारे सारे पैकेजेस इस हवाले से थे कि जहाँ जहाँ पर सारे कदीमा की खूबसूरत सी और इस्लामी फ़न तामीर के खूबसूरत शाहकार जहाँ जहाँ मौजूद है, हमारे मुख्तलिफ कॉरेस्पॉन्डेंट उसे कवर करते हैं और हमारे तक लेके आते हैं। तो आज एक और मस्जिद का एक बड़ा खूबसूरत सा व्यू और बड़ी खूबसूरत सी तारीख हमने आपको दिखानी है, वो एक रिपोर्ट हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगी, उसको भी शामिल करेंगे। और प्रोग्राम के आगाज़ में आपको पता है ईद करीब आ रही है, ईद की तो हम बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन ईद से पहले रमज़ान उल मुबारक का ये आखिरी अशरा, मग़फ़िरत का ये अशरा और जहन्नुम से निजात का ये अशरा, और इसके अलावा ताक रातों का ये अशरा, एतकाफ़ बैठने का ये अशरा, ये मेहमान जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं। और अगर 21वें रोज़े की बात की जाए तो आपको पता है 21वें रोज़े में हज़रत अली करमुल्लाह वजह जो है उनकी विसाल का, उनकी शहादत का दिन है। और अगर हम उसके पिछले दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में उनकी शहादत के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने, बहुत सारी रमज़ान ट्रांसमिशन इस हवाले से देखी होंगी, लेकिन हज़रत अली के कौल और उनकी ज़िंदगी, उनके दौरे खिलाफत जो है आपको पता है कि सबसे मुश्किल तरीन था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं हरमीत पाजी जो आज के हमारे हुक्मरानों को, ऑब्वियसली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी इक़्तिदार को हमने देखना है, सोचना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनके दौरे खिलाफत की आप बात करें तो सोचे जिस वक्त उनको खिलाफत मिली तो बैतुल माल का सारा माल उन्होंने एक दिन के अंदर गरीब गुरबा में, खा वो मर्द हो, ख़वातीन हो, बच्चे हो, बूढ़े हों, उनमें तकसीम करके झाड़ू फेर के 2 नफल अदा किए शुक्राने के कि आज मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया। आपने तो फरमाया कि बहुत सारी मिसालें तो हमारे यहाँ बड़े जज्बात में दी जाती हैं और इस्लामी टच दिया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि उन रियासतों का जब हम मुतालिया करते हैं, चाहे हज़रत उमर फ़ारूक जी की रियासत हो, मौला अली के हवाले से अगर मैं देखूं जितना हमने मुतालिया किया है तो वहाँ से हमें ऐसी पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं। और फिर उस रियासत के बारे में एक मुनसिफाना तरीक़ाकार होता था। और बैतुल माल की आपने बात की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके हवाले से हम जब पढ़ते हैं और आज हम देखते हैं, आज आप बैतुल माल में जाके दरख्वास्त दें तो उसके लिए भी आपको सिफारिश पाकिस्तान में करनी पड़ती है। और यहाँ से बहुत सारे हमारे जो वर्कर होते हैं, जो बीमार होते हैं, हमसे सिफारिश की कोशिश करते हैं कि अच्छा आप मीडिया में बैठ शायद आपकी बात जो है वो मानी जाए। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि दावे रियासत मदीना की इससे कबल एक वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ जो है वो भी किया करता था, भी किया करता है, और इसी तरह दीगर पार्टियों को की बात की जाए। और ऐसा है कि अगर मैं अपनी आवाम की बात करूँ, ये भी जज्बात के भंवर में ही रहती है, सिर्फ जज्बात पर ही मुनहसर करती है, हकीकत और हक़ाइक़ से बड़ी दूर हमने इख्तियार की है। यही वजह है कि आज जिस किस्म की सिचुएशन है, जिस किस्म के हालात हैं और जिस किस्म से उसको हम फेस कर रहे हैं, वजूहात यही हैं। तो बात आपने दुरुस्त की कि उन चीज़ों को अगर अमल में लाया जाता है, उन रियासतों से कुछ सीखा जाता जो तारीख़ की सबसे बड़ी रियासतें थीं, और तारीख़ में अगर उसका मुताला किया जाए तो इंसाफ पर मबनी रियासतें थी, जहाँ इंसाफ था। और इंसाफ हो तो सारी चीज़ें के अलावा हरमीत पाजी दौरे खिलाफत के अलावा अगर उनकी ज़िंदगी के बारे में देखा जाए तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह की ज़िंदगी, उनके अक़वाल हमें मशअल राह के तौर पर मिलते हैं। वो ज़िंदगी को लेके हो, रिस्क को लेके, और जैसे खूबसूरत बात उन्होंने की जिसके बारे में आजकल हर एक नौजवान परेशान है कि आप रिस्क के लिए परेशान क्यों होते हैं। रिस्क तो इंसान को ऐसे तलाश करते हैं जैसे मौत मरने वाले को तलाश करती है। ये और ऐसे बहुत सारे अक़वाल जो कि हमारी ज़िंदगी में हमें मशअल राह दे सकते हैं। तो खैर आज रिकॉल का रिवाइज करने का दिन है, तो इस हवाले से हम डिटेल में एक सेगमेंट है जो कि प्रोग्राम का हिस्सा है, उसको हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। हमने आपको बेसिकली जो आज एक और टॉपिक मेडिकल पर्सपेक्टिव पे, आपको पता है कि पूरे शो में मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, तो अगर हम बात करें हेल्थ सेगमेंट की तो हमने आज बात करनी है इस चीज़ से कि अर्ली डायग्नोस करना किसी बीमारी को या उसकी तशख़ीस करना
कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम एक एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं जब बीमारी रिवर्सिबल नहीं होती, बीमारी पीछे नहीं जा सकती, पता नहीं किस स्टेज पे पहुंच जाती है, कौन से सिम्टम्स हैं किसी भी बीमारी को लेके। मैं स्पेसिफिकली किसी एक बीमारी की बात नहीं कर रही, किसी भी बीमारी को लेके जब आप निगलेक्ट दिखाते हैं और आप देखते हैं कि आप उसको निगलेक्ट कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं और सिम्टम्स आते चले जा रहे हैं, लेकिन आप जब डायग्नोस करते हैं तो वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन पर पॉइंट पर पहुँच चुकी होती है जब इलाज मुआवजा मुमकिन नहीं हो पाता। तो अर्ली डायग्नोस करना यानी तशख़ीस इलाज मुआवजे से पहले कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अगर हम बात करें कल के प्रोग्राम की भी, इससे पहले होने वाले प्रोग्राम की भी, तो मुख्तलिफ ऐसे मुखय्यर हजरात, ऐसे लोग, ऐसी ख़वातीन, ऐसे मर्द हजरात, ऐसे कपल जो इंसान की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, उनको हमेशा अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन आपने देखा है कुछ लोग अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं हरमीत पाजी लोगों की खिदमत करने में, वो यतीम हो, मसाकीन हो, लेकिन बच्चे आजकल के जो हैं वो भी पेश है इस सारी सिचुएशन में। 12 साल एक बच्चा है जो कि कॉज फॉर लाइफ के नाम से एक NGO चला रहा है। किस तरह से उन्होंने शुरू किया, 12 साल की उम्र में क्या सोच रखते हैं वो, और कितना अपने से बड़े और मुश्किल में परेशानी में लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो कैसे इस पूरी NGO को चला रहे हैं। 12 साल इस बच्चे से आपकी मुलाकात कराएंगे आज के प्रोग्राम में। हमने लेनी है क्विक ब्रेक, और क्विक ब्रेक लेके हम वापस आते हैं और आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल ये विजुअल्स तो ऑन स्क्रीन देख के, मतलब सोशल मीडिया पे देख के मैं परेशान हो गई थी, जिसके बारे में डेली डोज में मैं बात करने जा रही हूँ। बिकॉज अब हमने आपको बताना है डेली डोज का पूरा सेगमेंट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली डोज। अब पहली खबर जो है उसकी तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि डेली डोज अनाउंस करने से पहले ही मैंने आपको वो खबर दे दी। अब आप इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन, क्योंकि इमेजिनेशन जो हम चीज़ करते हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको रियल लाइफ में हमारी जगह दे दी है। अब हम बहुत सारे मुल्कों में और बहुत सारे ऐसे शहरों में, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी इस चीज़ को अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। ख़ासतौर पर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो मसनूई ज़हानत के ज़रिए एक और पिक्चर हमारे सामने आई, कुछ विजुअल्स हमारे सामने आए कि दुनिया के अमीर तरीन और शोहरत याफ्ता शख्सियात अगर गरीब नज़र आएँ तो वो कैसे नज़र आएंगे। अब जी हाँ जी बिल्कुल, अगर फॉर एग्जाम्पल गरीब नजर आए तो वो तो अलग बात है ना। हरमीत पाजी ने कल ये विजुअल्स हमारे साथ शेयर किए थे। गरीब नजर आए तो कैसे लगेंगे, ऊपर से राशन वसूल करते हुए कैसे लगेंगे। खैर ये हमने एलन मस्क की पहले खबर हमने आपको दी है, मतलब तस्वीर हमने दिखाई है आपको, फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर देखी है, और ये जी अंबानी, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो खैर ये अंबानी है, मतलब दुनिया के अमीर तरीन शख्स का उनका ताल्लुक भारत से हो, अमरीका से हो। और ये मार्क ज़करबर्ग को भी देख लें कि वो कैसे लगेंगे अगर वो गरीब होंगे, तो जो कि वो नहीं है। इलॉन मस्क को देख लें कि उनकी शर्ट कैसे दागदार है, कैसी मेहनत मजदूरी करके उन्होंने ट्विटर का होल्ड अभी इस वक्त संभाला हुआ है। तो खैर ये कुछ अजीब व गरीब से विजुअल्स है जो कि इमेजिनेशन ही हो सकती है, रियल लाइफ से तो खैर इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तो हरमीत पाजी इसी का इनाम है ना, कि जो आप सोचें उसको मसनूई ज़हानत में तब्दील कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है, जो आप सोचें। और आप हालांकि बड़ा मुश्किल होता था एक आर्टिस्ट के लिए ख्यालों की दुनिया में जाके ख्याली कोई तस्वीर उसको बनाना, लेकिन अब आपके ख्याल में जो भी आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप बड़े आसानी से अपने मोबाइल या लैपटॉप के ज़रिए बड़े आसानी से वो विजुअल, वो सारी चीज़ें। और कल मैंने कुछ तस्वीर देखी, कुछ और मेरे जानने वाले थे, फेसबुक फ्रेंड थे, तो उन्होंने बनाई थी, और वो जो मैं देखा तो बड़ी कमाल की, बड़ी खूबसूरत ऐसी दुनिया उसमें दिखाई गई थी, बड़े मज़े की दुनिया थी, एक अलग सी कि जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसके बारे में कहीं ना कहीं हम ख्यालों की दुनिया में चले जाते हैं, और वही ख्यालों की दुनिया। तो आपने दोस्त फरमाया कि ये जो तस्वीर है, और जो कल मेरे पास तस्वीर आई बड़े मज़े की थी कि आटा मुहिम जो है उसमें वो तमाम तर डोनाल्ड ट्रंप से लेके सारे जितने भी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। आइंस्टाइन भी पहुँचे हुए और अपने ऊपर आटे की बोरियाँ जो है वैसे भी 24 जाने तो निकल चुकी हैं आटे की जो मुहिम है। लेकिन बहरहाल आपने तो फरमाया कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही हैं, और आप देखें कि अब परसों की बात है कि यहाँ पे मेरे ख्याल में बखर के या मुल्तान के आसपास कुछ अदालत में एक फ़ैसला जो है वो चैट जीटीपी जो है उसको दिया गया, और उसने जो फैसला दिया है वो फैसला उसी तरह था जिस तरह अदालत ने उस फैसले पर अमल दरामद किया। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से, और कहीं ना कहीं हम जब ये बात करते हैं, बारहा ये बात करते हैं, तो इंसान का जो अमल दखल है बहुत सारी चीज़ों में वो कम होता चला जा रहा है। लेकिन बहरहाल इंसान की अपनी एक वैल्यू है। आर्टिफिशियल चीज़ों की, इंटेलिजेंस की बात करें उसकी भी क्यों आते वक्त कि दुनिया की, इस दुनिया को अगर हम देखें, दुनिया जिस किस्म से मॉडर्न हो रही है, तो मेरे ख्याल में उसकी ज़रूरत से भी हम आंखें नहीं फेर सकते, बल्कि हम देख रहे हैं कि जिस किस्म की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वाकई में हैरान कुन है।
हैरान कुन भी है और मज़ेदार भी है। खैर ये तस्वीर जो है एक हमारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 7 से 8 तस्वीर सोशल मीडिया पे जब डाली तो लोगों ने रैपिडली इसको शेयर किया और वो बड़ा पता नहीं लोगों को मज़ा आ रहा था देख देख के ना कि इतने अमीर हैं, इनके पास इतने पैसे हैं, अगर ये गरीब हो तो इनको हमारी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो, इनको उस परेशानी का अंदाज़ा हो, उस कर्ब का, उन कपड़ों का, उन जगहों का, उन रहने का और मस्कन का, हर चीज़ का इनको फ़ील लेके अवाम ने खैर इसको धड़ाधड़ शेयर किया है और सोशल मीडिया पर इस वक्त ये वायरल पिक्चर्स हैं जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर बहुत पुरानी है, 3000 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये खबर है। अब मिस्र, अगर हम काहिरा की बात करें तो वहाँ का दारुल हुकूमत है और वहाँ पर आपको पता है कि आसार कदीमा के लिए ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ रिसर्चेस की जाती हैं जो कि मिस्र के अलावा दीगर ममालिक जो हैं वो भी वहाँ पर रिसर्चेस करते हैं। और यहाँ पर एक रिसर्च पर कई हज़ार साल कबल काटे गए 12 हाथ, सिर्फ हाथ बरामद हुए। यानी अगर आप ममीज़ की बात करें, ख़ासतौर पर ढांचों की बात करें तो आपको बाजू का पूरा स्केलेटन और मुख्तलिफ असरात मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको मिले हैं आसार क़दीमा के ये ढांचे ये सिर्फ हाथ के हैं और ये 12 हाथ है जिसमें से 11 जो है वो मर्द हज़रात है और एक खातून है। और अगर हम उस ज़माने की बात करें हरमीत पाजी तो उस वक्त जो वहाँ की अफवाज थी तो उस अफवाज के जो फतह करने वाले मुफ्तहीन थे उनके हाथों को काट कर वहाँ के उस वक्त जो दौरे हुकूमत के बादशाह थे या जो कि सल्तनत के कर्जदादा थे उनके पास वो हाथ लेकर जाया जाते थे फतह के तौर पर। मतलब विक्ट्री का जो आप समझे कि एक सिंबल हुआ समझा जाता था इसको कि जो अगर कोई जंग है, कोई अगर महाज पर है, अगर वो जीत गए हैं तो उस जीत की निशानी ये होती थी कि उनके हाथ को काट कर बादशाह के सामने एट दैट टाइम पेश किया जाता था। और जो आसार कदीमा में रिसर्च उन्होंने की है हरमीत पाजी उसके मुताबिक बड़ी नफासत से बड़े अच्छे तरीके से इन हाथों को काटा गया है, मतलब जैसे कि बाकायदा काट कर महफूज किया गया हो। और ये ख़ासतौर पर जो हम वहाँ के आसार कदीमा की बहुत सारे इमारात की बात करें तो वहाँ पर जहाँ से ये बरामद हुए हैं वहाँ इनको बड़े संभाल कर रखा गया था। मतलब बादशाह के रूम में ख़जाने जो हैं वहाँ पर उसको बड़े संभाल के और एंटीक के तौर पर रखा गया था जो कि अब इन रिसर्चर्स को मिल गए और हमारे सामने आ गए हैं। मिस्र के बारे में वैसे भी एक बहुत बड़ी तारीख है उसकी और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और जिस के हवाले से मुख्तलिफ नेटफ्लिक्स पे जब डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सारी ऐसी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी जो मैंने भी देखी हो, शायद आपने भी देखी हो। एक तो सज़ा जिस किस्म की होती थी, जिस तरीके से एक अजीब किस्म की सज़ाएँ होती थी उस वक्त की और उस वक्त के, और फिर ये जो फतवात की बात आपने की कि कहीं ना कहीं कुछ जगहों में ऐसे रीत रिवाज थे कि मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें यह था कि जहाँ से कुछ जो शहर फतह किया जाता था वहाँ का जो हेड होता था या बादशाह होता था उसका सर धड़ से अलग करके लाया जाता था। इसमें अगर आप देखें तो हाथ काट के और फिर उसको महफूज बनाना। मिस्र की तारीख को जितना भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं कि इन मुख्तलिफ ममीज़ को जिस तरह वो रखते थे और उनको मुख्तलिफ मसालों के साथ और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती रहती हैं सोशल मीडिया पर। वैसे भी इस पर बहुत सारी चीज़ें बनी है, लेकिन बहरहाल ये बड़ी बात है कि इतने साल पुराने वो हाथ दोबारा बरामद हुए और साइंटिस्ट वैसे भी वहाँ पे उस खित्ते में ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी भी रखते हैं और काम अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज जब आपको मिलती हैं उस इलाके पे या हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में जो फिल्माई गई हैं उस इलाकों पर ही फिल्माई गई हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है वो भारत से, और भारत से खबर बड़ी खूबसूरत और बड़ी इस तरह की है कि आप देखें कि बाज़ औक़ात जानवरों का जो इंटरेक्शन इंसानों से होता है ना हरमीत पाजी, वो बाज़ औक़ात इंसानों से भी बहुत बियॉन्ड लिमिट्स चला जाता है, क्योंकि जानवरों की ज़ुबान तो वो मतलब बोल तो नहीं सकते लेकिन जो उनकी मोहब्बत की ज़ुबान होती है वो बड़ी खूबसूरती से समझते हैं। खैर जान बचाने वाले मोहसिन, यानी भारत से एक इनका ताल्लुक़ है और मोहसिन इनका नाम है, और इनको एक अरसे बाद देखकर परिंदा जो है वो जज्बाती हो गया। अब ये परिंदा जो है वो इसकी क्या स्टोरी है मैं आपको बता देती हूँ। ये ज़ख्मी था और भारत के इस रिहायशी ने क्या किया, इसको तब ज़ख्म थे तो मरहम पट्टी की, बचाया, उसकी जान बचाई। उसके बाद जहाँ पर ये रहता था वहाँ पर उसके साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन चूँकि ये एक एंटीक परिंदा है तो जब महकमे जंगलात और भारत के कंसर्न डिपार्टमेंट्स ने इसको वहाँ से निकाला, अलग कर दिया, तो अलग करके इसको पिंजरे में रखा और जहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ ने रखना होता है वहाँ रखा। लेकिन एक अरसे बाद मतलब ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था, सोशल मीडिया पे काफ़ी इस चीज़ पर बातचीत की जा रही थी क्योंकि परिंदा अपनी मोहब्बत का इज़हार मुख्तलिफ तरीक़ों से करता था। अब 15 दिन बाद जब अपने इस मोहसिन को उन्होंने देखा अपने सामने, तो देखे कि कैसे किस तरह से वो नाच रहा है पूरे पिंजरे के अंदर, किस तरह से वो अपनी खुशी का इज़हार कर रहा है, किस तरह से वो झूम रहा है। तो देखिए परिंदे अपने साथ किया हुआ अच्छा अमल कभी नहीं भूलते। बात आपकी दुरुस्त है, एहसान फरामोश नहीं है इंसानों की तरह। और आप जितने हमारे सामने वीडियोस आती हैं, जिस किस्म की चीज़ें आती हैं और उसमें जब हम देखते हैं जानवरों का जो किरदार होता है और अटैचमेंट होती है इंसानों के साथ,
आप थोड़ा बहुत भी उनके साथ कर ले तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अटैच हो जाता है इंसानों के साथ। और ये मेरे ख्याल में ये जो वीडियो है बड़ी खूबसूरत वीडियो है कि आप वो परिंदा जिसके साथ मोहसिन ने एक अच्छा यानी जारी बात है कि वो तकलीफ़ में था, उस तकलीफ़ को उसको निकालने के लिए उसकी मरहम पट्टी की, उसका ख्याल रखा। और आज देखें कि अचानक मोहसिन के आने के बाद जो है वो जो एक्साइटमेंट है और वो जिस तरीके से यानी ट्रिब्यूट पेश करने का एक मुनफरिद सा अंदाज है जो परिंदे ने पेश किया है, तो मेरे ख्याल में रहम दिल होना चाहिए हर जानवर के साथ और इंसानों के साथ तो है ही, लेकिन जानवर जो हैं ये खूबसूरती इस कुदरत के मैं अगर बात करूं, आज मुझे एक वीडियो मिली जो मैंने सोशल मीडिया पे भी शेयर की कि कुदरत बहुत हसीन है। अगर हम जाते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं और जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो यकीन माने कि ये चीज़ें ही ज़मीन पर खूबसूरती की बायस बनती हैं अगर इनका ख्याल रखा जाए तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तो आपको रहमदिली करनी चाहिए। इन शॉर्ट इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि कोई ज़ख्मी परिंदा या जानवर आपको मिले तो आप उसकी मदद ज़रूर करें। क्विकली आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर है लिखा हुआ, यानी अगर आप बात करें कि लिखा हुआ तो आप बाज़ वक़्त कहते हैं वसीयत में लिखा हुआ, किस्मत में लिखा हुआ, तकदीर में लिखा हुआ, कुरान पाक में लिखा हुआ, या आप मतलब हम बहुत ज़्यादा किसी को हौसला देना हो ना, किसी के साथ मसले मसाइल चल रहे हो तो उम्मीद पाजी हम और आप हौसला ऐसे देते हैं, कोई बात नहीं ये लिखा हुआ था, होना था। खैर, लेकिन ये लिखा हुआ के उन्वान से लाहौर की आर्ट गैलरी में एक मुनफरिद नुमाइश जो है वो पेश की गई और बड़े बड़े आर्टिस्ट और बड़े खूबसूरती से जिन्होंने अपने वर्क को, आर्ट को डिपिक्ट किया है, उनकी जो जब सीनरीज और उनकी जो ये पोर्ट्रेट्स नुमाइश के लिए पेश किए गए तो देखने वालों ने भी बहुत दाद दी इस हवाले से और देखने वालों ने भी कहा कि भी टॉपिक भी बहुत अच्छा। और लाहौर में अगर हम बात करें तो मीर पाजी लाहौर क्या, कराची क्या, इस्लामाबाद क्या, इतना स्ट्रेसफुल माहौल है कि स्ट्रेस में सारे ही पिसते चले जा रहे हैं, वो आर्टिस्ट हो, वो फनकार हो या कोई भी हो। तो ये जो अगर आर्ट गैलरी की हम बात करें तो एक नया इजाफा है लाहौर की खूबसूरती में, लाहौर के आर्ट में, लाहौर के कल्चर में, तो लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने इसको विजिट भी किया। और अमित पाजी आप देखिए कि काम भी बहुत एंटीक है, बहुत खूबसूरत है। आपने तो फरमाया सोहा कि अगर किसी मुल्क की खूबसूरती देखनी, किस मुल्क की तरक्की देखनी है तो उसमें आर्टिस्ट का कमाल होता है। आर्टिस्ट अपने आर्ट के ज़रिए उस मुल्क के रीत रिवाज को सामने लेके आता है, उस कल्चर को दिखाता है अपने आर्ट के ज़रिए। और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट का हाल है बहुत बुरा हाल है माज़रत के साथ, चाहे वो मुख्तलिफ शोबों से रिलेटेड हो, चाहे उनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ इदारों से हो, लेकिन जब हम उनके बारे में देखते हैं और उनका काम देखते हैं, यकीन माने उनका काम देख के हैरानी होती है कि काश ये अगर कहीं और होता तो फिर क्या होता, इसका मुस्तकबिल क्या होता, फ्यूचर क्या किस किस्म का रोशन होता। लेकिन आपने दोस्त फरमाया कि इन हालात में भी हम देखते हैं कि आर्टिस्ट ने हार नहीं मानी, वो फिर भी अपने आर्ट के ज़रिए लोगों का दिल लुभाने के लिए वो किसी न किसी तरीके से इस किस्म के आर्ट वो लेके आते हैं, सामने ले आते हैं। और इस किस्म के एग्जीबिशन यकीनन आप लोगों से मिलते हैं, मेल मिलाप होता है, खूबसूरत चीज़ें आपके सामने आती हैं। जो पूरी दिन की थकान है, जो घर के मामलात हैं, दीगर मामलात में हम उलझे होते हैं, तो मेरे ख्याल में इस जगहों, इन जैसे जगहों में, जैसे तकरीबात में जाके बहुत नए लोगों के साथ मिलाप होता है, नई चीज़ें आपके सामने आती है, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं दिन आपका अच्छा गुजर जाता है, वो लम्हा, वो वक्त अच्छा गुजर जाता है। मेरे ख्याल में हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जो लम्हा गुजर रहा है, जो घड़ी गुजर रही है वो अच्छी गुजरे, ताकि दुख की जो घड़ियाँ हैं उससे जितनी भी हर एक इंसान की यही दौड़ होती है, यही कोशिश होती है कि उससे दूर आके कोई अच्छे लम्हा जो है उसकी लाइफ में गुजरे। मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल सपोर्ट सबको होना चाहिए और सपोर्ट भी होना चाहिए, और आर्ट और आर्टिस्ट दोनों से आपको मोहब्बत करनी चाहिए भाई, ये बनता है इनसे मोहब्बत करना, इनको सराहना, इनको अप्रिशिएट करना। सो ये आर्ट गैलरी है, इसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। हमने क्विकली वापस आएंगे। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर कहिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट तो जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें इलेक्शन कमीशन में होने वाले जो भी सूरत हाल है, जो इस पर उनको पाबंद किया गया था कि फंड्स जो है वो आपको कैसे मिलेंगे, एक साथ की सूरत में मिलेंगे नहीं मिलेंगे या पूरे मिलेंगे। खैर इस पर जो फैसला है वो पार्लियामेंट में चला गया है। वफाकी हुकूमत कह रही है कि फैसला पार्लियामेंट करेंगी, लेकिन जो निगरान हुकूमत है वो इस तरह के एक्सक्यूजेस दे रही है कि 27,000 एहलकार हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो रेंजर्स है, फोर्स है या लीट है। और अगर पूरे पंजाब की बात करें तो 3 लाख से ज़ायद नफरी हमें चाहिए इलेक्शंस कराने के लिए। सर अभी भी कहीं ना कहीं से खींची जा रही है बात कि इलेक्शंस हो ना हो, इबाहम तो मौजूद है, हर हरबा अपनाने की कोशिश कर रही है हुकूमत। क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप?
जी, बहुत शुक्रिया सोहा एंड हरमीत। बात ये है कि देखें, इससे तो कोई इनकार नहीं है कि हुकूमत ने फैसला किया हुआ है कि किसी सूरत इलेक्शन नहीं करवाने नहीं मई करा। में, जो कि कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जिसका पाबंद किया है। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराई है अपनी सुप्रीम कोर्ट में, इससे एक बात साबित हो गई जो हम पिछले दिनों में एक अंदाजा कर रहे थे कि शायद इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से महाजराई पर उतर आएगा और एक तरह से जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी जॉब खतरे में डाल लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अपने आप को सरेंडर कर दिया है और उसीलिए उसने कहा है जी कि मैं तो मनोमान अमल करना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिल रहे मैं इलेक्शन नहीं करा सकता, मुझे सिक्योरिटी के लिए वो उतनी तादाद नहीं मिल रही, मैं इलेक्शन नहीं करा। तो एक बात साबित हुई कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को समझ चुका है और उसके हुक्म पर अमल तैयार है। अब पार्लियामेंट को यूज करना जो हुकूमत ने सोचा है, मैं ये समझता हूं कि इससे इनको कोई फायदा नहीं होगा। उसकी एक वजह देखें कि फवाद चौधरी ने कल कितनी बड़ी हंगामा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी जो इन्होंने करारदाद कौमी असम्बली में पेश करके पास करवाई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, उस पर 42 सिर्फ दस्तखत हुए हैं 200 अरकान की मौजूदगी में। उन 42 में से भी 8 के दस्तखत जारी है, यानी 34 अरकान जो कि चौथा हिस्सा भी नहीं बनता पार्लियामेंट के गवर्नमेंट के जो मेंबरान है उनकी तादाद का। तो इस हिसाब से ये करारदाद भी फेल हो जाती है। अगर इस सारी सूरत हाल को देखें तो दो बातें आप बड़ी क्लियर होगी। एक ये कि हुकूमत को कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट जवाबदेह ठहराएगी, वहीं पर अभी भी मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहेगी कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर निकल आए जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को वैसा फैसला ना करना पड़े जैसा कि कल आजाद कश्मीर के हाई कोर्ट ने किया कि यानी कि आजाद हामिद खान साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें जितनी मुलाकातें हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ वज़रात से होती हैं, मुख्तलिफ नुमाइंदों से होती है, उसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इलेक्शन की तरफ वो अक्टूबर में भी जाने को तैयार नहीं है। और फिर बात अगर मैं कहूँ कि अगर पैसे की बात होती तो कल 76 अरब से ज़ायद पैसा तरक्याती मनसूबों के लिए जो है उन्होंने मख्तस किया है। ऐसे में क्या आपको लगता है ये जो डीठपन है ये तब आता है जब थपकी हो पीछे से? तो थपकी है भाई कहीं ना कहीं। तो मतलब मैं समझता हूं कि उनको ये कॉन्फिडेंस है, उनको यकीन है तो इस सारी महाजराई में भी कामयाबी से निकल सकते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हुए, जिस तरह काजी फायज ईसा जाके और आइन की 50वीं सालगिरह पर बैठ गए, उसके बारे में बात कि वो कैसे जाके वहां बैठ गए, उसके ऊपर बात हो रही है कि खाली हुकूमत के कहने पे गए हैं या किस वजह से गए हैं। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने मेरा ख्याल है एक और प्रोग्राम में भी कहा, मैंने कहा इमरान खान ने ये जो सूबाई असम्बलियां तोड़ी, जो इसको कहा जाता है कि खान साहब ने बेवकूफी की, 9 महीने 8 महीने इंतजार कर लेते, इस इंतजार ना करने की वजह ये थी कि खान साहब को ये नजर आ रहा था कि इनकी अक्टूबर में भी इलेक्शन कराने की नीयत नहीं है। तो इमरान खान साहब ने जो अब इतना रिस्क लिया और जो आज ये सारा कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और ये इतना इनके ऊपर प्रेशर आया है, अक्टूबर तक तो जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बन चुके होते और सदर मुमलिकत का भी इंतखाब का मामला होता, तो इस हवाले से बड़ी कमजोर पोजीशन हो जानी थी इमरान खान साहब की। अब मुझे समझ आ रही है खान साहब, एक और खबरें जो सामने आ रही हैं और वो खबरें जो हैं उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि मुलाकातें हुई हैं और मुलाकातें हो रही हैं जिसमें कुछ जो हैं इलेक्टेबल हैं और कुछ नॉन हैं, और कहा जा रहा है कि मामला किसी और रुख जा रहा है। तो क्या आपके पास है कोई ऐसी खबर सर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, बड़ी पक्की खबर ये है कि मामला जो है वो वाकई किसी और रुख जा रहा है और उसके अंदर ऐसे लग रहा है जैसे सारे लूजर्स होंगे। जो सियासतदान है ना, वो अपनी लड़ाइयां और अपने इक़्तिदार और अपनी अना की लालच में सबसे बड़े लूजर्स हो जाएंगे, सब कुछ उनका नुकसान होगा, ये उनको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखें, अगर शहबाज शरीफ या मरियम नवाज या बिलावल ये सब एक फैसला कर लेते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं कराने हैं, तो फिर इलेक्शन ना हो तो फिर आप दूसरी कुव्वतों का रास्ता खुद ब खुद खोल देते हैं। ये नामुमकिन है कि निगरान हुकूमतें कोई बहुत अरसे तक रहें, वो लोग जो ना इलेक्टेड हो, ना उनके पास कोई मैंडेट हो, फिर तो कोई ना कोई रास्ता खुलता है ना। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑब्जर्वेशन आई है, इस हवाले से बहुत सारी इतलात हैं कि बहुत डिफरेंट अंदाज में बात हो रही है कि शायद
सब कुछ ही लपेट दिया जाए, तो इसको बचाने के अच्छा हमें लिए सब एक और बात कहिएगा, एक चीज को भी एड्रेस कीजिएगा, चाहे 14 मई को हो, चाहे 90 दिन के अंदर हो, चाहे 8 अक्टूबर को, इलेक्शन भाई आईनी हक है, आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन तो होने चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब उस पर कहते हैं कि नहीं भाई अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं कराएंगे। मतलब ये तो देखिए ना, सीधा विन विन सिचुएशन वाली बात हो गई है। खैर इस पर एड्रेस कीजिएगा सर कि अभी फिलहाल जो सूरत हाल है, आप देखिए कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो डीनोटिफाई कर दिए गए हैं आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से, और अब सुप्रीम कोर्ट में अपना फैसला लेकर गए हैं। क्या तौहीन अदालत या ये जो फंड्स जारी करने वाली बात है, इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्या कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर फंड्स नहीं दिए जाते तो? देखिए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि ये जो सारा कुछ जो है फंड्स रोकने की जो बात है ये सारी वज़ीर आज़म के इमा पर हो रही है, तो लाजमी बात है कि जो हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है कानून की निगाह में वही मुजरिम ठहरता है, और उस हवाले से तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब की जो है वो खतरे में है। और दूसरी बात ये है कि राना सनाउल्लाह की जो बात है ना, वो मैना मानू से काम नहीं चलेगा, उनको का सामना करना चाहिए। ये कोई हामिद खान साहब, एक सवाल जो लाजिम है, जो मेरा फर्ज है वैसे तो पाकिस्तानी और अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा होने की जो हम बात करते हैं, वादा जो हमने किया है, पाजी कहते हैं ना कि एक सोनार की और 100 सोनार की और एक लोहार की। हमने यहाँ पे KPL कराया कश्मीर में, आपको याद होगा, और अब भी कराते रहते हैं। मैसेज कहाँ देना था वो आपको पता है, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि अब श्रीनगर जैसा इलाका जिसमें मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, वहाँ पे G20 का इजलास कराना, अगर ये इजलास होता है तो सर खारजी तौर पर कितनी बड़ी नाकामी होगी पाकिस्तान की। इसको नाकाम बनाने के लिए क्या करना होगा पाकिस्तान को? दो अहम तरीन इवेंट हो रहे हैं इंडिया के हवाले से, और मुझे तो मैं लिख कर तंग आ गया हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। दो बातें देखिए, G20 का होना पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी के साथ साथ उन कश्मीरियों के साथ धोखा नजर आ रहा है जो पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा कुछ करते ही नहीं है, वो पाकिस्तान कुर्बान कर दिए सर। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि सिंध ताश मुआहदे के ऊपर भारतीय वज़ीर नरेंद्र मोदी ने जनवरी से पाकिस्तान को नोटिस लिख के भेजा हुआ है, 25 अप्रैल उसकी आखिरी तारीख है। अगर सिंध ताश मुआहदा खत्म हो गया तो पूरा पाकिस्तान के 5 दरिया खुश्क हो जाएंगे, पाकिस्तानी एक एक पानी के कतरे को तरसेंगे। मैं हैरान हूँ, हुकूमत किस ख्वाब किस नींद में बैठी हुई है, ये अपने सियासी मसाइल और अना के मसाइल और कानूनी और जनाब सुप्रीम कोर्ट से मुहाजरा से बाहर नहीं आ रही, जबकि इंडिया और दुश्मन कुव्वतें हमें पानी की बूंद बूंद से तरसाने को और श्रीनगर जैसे में G20 करके हमारे सीने के ऊपर एक तरह से खंजर मार रहे हैं। और हम ना तो कोई लॉबिंग कर रहे हैं G20 ममालिक के साथ कि जी आप इससे बाइकाट करें, एक कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, एक मुतनाज़ा खित्ता है। ठीक है, सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। और एक बात आपकी है कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सियासत, और इस सियासत करने में तमाम तर चीज़ें, मतलब दुश्मन क़ुव्वतें क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से स्लो पॉइजनिंग कर रही हैं, इसकी खबर तो हमारी आवाम को भी हमारे सियासतदान नहीं होने दे रहे, क्योंकि तरजीहात में सिर्फ एक चीज़ है और वो है सियासत। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे शेयर किया था कि अगर हम रमज़ान की बात करें, सैलाब की बात करें, ज़िलज़ले की बात करें, तो ऐसे सूरत हाल में पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तान के रैंक की बात करें तो दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है जो कि चैरिटी के अतबार से सबसे ज़्यादा चैरिटी देता है। तो मुखय्यर हज़रात, दर्द दिल रखने वाले लोग बड़ी तादाद में बाहर आते हैं और लोगों की मदद करते हैं। रमज़ान में राशन तकसीम करने के ड्राइव जो है वो मैंने हर किसी को करते हुए देखी है, खा उनका ताल्लुक किसी NGO से हो, फाउंडेशन से हो। लेकिन आप ये काम करते हुए अक्सर लोगों को देखते हैं जो एज अ टीम काम करते हैं और उनकी एज होती है, उनका एक एक्सपीरियंस होता है। अपनी सारी उम्र लगाने के बाद लोग ये रियलाइज करते हैं कि यस अब लोगों की मदद करनी चाहिए, और उम्रें भी लगा देते हैं लोगों की मदद करने में। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि छोटे बच्चे बचपन से ये सीखें, ये पढ़ें और इस चीज़ को आगे लेकर चलें कि हमने किस तरह से इंसानियत की खिदमत करनी है, किस तरह से मुश्किल में रहने वाले लोगों के लिए, मसाकीन के लिए, गरीब गुरबा के लिए हमने मदद इमदाद करनी है। ऐसी ही एक एग्जाम्पल आज मेरे साथ मौजूद है। और अगर हम कॉज फॉर लाइफ फाउंडेशन की बात करें, इसको ऑन करने की बात करें, तो सिर्फ 16 साल की उम्र में अगर आप इस ड्राइव को चला रहे हैं तो किस सोच के तहत चला रहे हैं, क्या सोचते हैं आप और किस तरह से इस फाउंडेशन को रन कर रहे हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मुनीम बिन रिजवान मौजूद हैं, इनको आज के स्टूडियो में, आज के शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीम, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और मेरी तरफ से और गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
आई जस्ट वांट टू नो हाउ यू स्टार्टेड, लाइक अगर हम NGOs की बात करें, फाउंडेशंस की बात करें, पाकिस्तान चैरिटी के एतबार से बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है इनका, लेकिन अगर इस उम्र की बात करें तो किस सोच ने आपको कन्विंस किया टू डू दिस और कब से कर रहे हैं? मेरी फैमिली एक्चुअली बहुत टाइम से चैरिटी वर्क और सोशल वर्क करती आ रही है। मेरे फादर अपनी तरफ से जितना हो सकता है, मदर जितना कर सकती हैं करती हैं। तो अभी रिसेंटली जब फ्लड्स आए उससे हमने देखा लोगों की कितनी बुरी हालत हुई, खाने के लिए नहीं था उनके पास, घर नहीं थे। तो तब हमने रियलाइज़ किया कि जब हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो क्यों ना हम उन्हें यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें आगे दूसरे लोगों की मदद करने के लिए। तो हमने अपनी पहली कैंपेन शुरू की थी फ्लड अफेक्टीज़ के लिए, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमने फिर दूसरी फील्ड्स में भी गए और एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की। अच्छा, कॉज फॉर लाइफ, आई वांट टू नो अबाउट द कॉज एज वेल, क्योंकि देखें जो मुश्किलात परेशानियाँ लाहौर में आती हैं या कराची, मुख्तलिफ शहरों की हम बात करते हैं तो वेरी करता है कि अब गुर्बत की अगर हम बात करें या उन लोगों की बात करें जिनके पास पैसे नहीं है, उनकी तादाद बहुत बड़ी है, उन्हें कैटर करना बहुत मुश्किल है। आप किस सोच के तहत, किस कॉज के तहत इस फाउंडेशन को चलाते हैं? इस रमज़ान में अगर बात की जाए तो क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने की हैं और इससे पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ कर चुके हैं? रमज़ान में तो अभी हमने रमज़ान शुरू होने से पहले की थी रमज़ान राशन ड्राइव, जिसमें हमने हमारे एरिया के जो गरीब लोग थे उन्हें हमने चावल, आटा, रूह अफ़ज़ा, डेट्स, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की। पूरा राशन का एक पैकेट? जी, राशन बना के दिया। ठीक है। अभी फिर हमने लास्ट वीक इफ्तार ड्राइव की थी। इसमें हमने लोगों को तकरीबन 200 पैकेट्स थे इफ्तारी के जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टीम जो है वो भी आपकी एज ग्रुप की है? मतलब कि हम देखते हैं कि NGOs में काम करने वाले लोग हर एज ग्रुप के लोग वहाँ काम करते हैं, तो अगर आप स्कूल लेवल की बात करें जहाँ पर आप पढ़ते हैं, वहाँ आपके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं, दे वांट टू पार्टिसिपेट वॉलंटियरली? जी, मेरी टीम जो मोस्टली है वो मेरी क्लासमेट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, वो खुद आके अप्रोच किया था उन्होंने मुझे। अब जैसे जब मैंने उनके साथ शेयर किया था तो उन्होंने आके अप्रोच किया था कि हमने एज अ वॉलंटियर ज्वाइन करना है, और अब वो मेरी टीम के फिक्स मेंबर हैं। ओके जी, हरमीत। रिजवान, अगर हम देखें आपकी उम्र को, मैं देख रहा हूँ इतनी कम उम्र, फिर इस किस्म की सोच का आना, ये बहुत बड़ी बात है कि छोटी सी उम्र में, जहाँ इस वक्त सोहा जो है वो गोटियाँ खेलती थी मोहल्ले में और मैं जाके बल्ला उठा के क्रिकेट खेलता था, तो आप इस वक्त जो है आपने सोच जो रखी बहुत बड़ी है। ये बताइएगा कि दोस्तों के साथ साथ घर में और आसपास जो मोहल्ले के लोग हैं उनका कितना सपोर्ट है, और फिर अगर हम देखें जैसे जैसे आपका ये काफिला शुरू हुआ, अब कितना बड़ा हुआ है, और आगे आपने जो मोहल्ले की शुरुआत की कि आसपास के लोगों को, आसपास पड़ोस के लोगों को मैं चीज़ें बांटता था, अब कहाँ कहाँ ये मामला जो है आपने रवा रखा है? हाँ, ये नेटवर्क कहाँ कहाँ से आप ड्राइव कर रहे हैं? मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो यकीनन जो बच्चे आपके साथ काम कर रहे हैं वो काम करना भी चाहते हैं, लेकिन अगर हम इस नेटवर्क की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए या एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो हाउ कुड यू मैनेज, किस तरह से मैनेज करते हो? लाइक लोग आते हैं, वो डोनेट करते हैं, वो भी आपके कारवां में शामिल होते हैं, यू आर डूइंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ? हमने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाए हुए है, उसके थ्रू लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, हमें वहाँ से डोनेशंस भी आती हैं और वहाँ पे हम सब कुछ पोस्ट करते हैं ताकि लोगों को रिकॉर्ड भी मिले, और अगर और कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमें डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता है सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस हरमीत पाजी इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बात ये कर रही हूँ कि हम अक्सर औकात जब चैरिटी का काम करते हैं ना, तो एक चीज़ को बड़ा कीप इन माइंड रखते हैं कि दिखावा कहीं ना हो जाए, और उसका हुक्म भी है कि दिखाना नहीं चाहिए। अगर आप कोई नेकी कर रहे हैं तो एक हाथ से अगर कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता ना चले कि नेकी हो रही है। लेकिन मुझे बताएं मुनीम कि सोशल मीडिया पर एग्जिस्टेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि दो तरह के लोग हैं जो आप तक पहुँचते हैं, एक वो जिन्हें मदद की ज़रूरत है, एक वो जो कि मदद करना चाहते हैं। तो जो लोग आप तक पहुंचते हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सारे प्रोसेस में जब आपने इस काम को शुरू किया, क्या क्या मुश्किलात आई, क्या क्या परेशानियाँ आई, आपने खुद किन चीज़ों को फेस किया? देखिए, एग्जिस्टेंस तो ज़रूरी है सोशल मीडिया में। अब हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो हम पॉजिटिव पे फोकस करते हैं कि लोग हमसे इनकरेज हों। जब हम, जैसे मैंने भी जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की तो मैंने दूसरे लोगों को देखा अपने एज ग्रुप की, उनसे मैं इंस्पायर हुआ। तो ऐसे ही मेरा भी एम है कि मैं पोस्ट करूं, लोग इंस्पायर हुए, हमें आके ज्वाइन करें। अच्छा, अगर हम इस NGO की बात करें, कॉज फॉर लाइफ की, तो इसका नाम रखते वक्त मतलब अगर पेरेंटिंग की बात करें तो ऑब्वियसली आपने कहा कि बचपन से एक चीज़ आप अपनी फैमिली में देखते हो, वो चीज़ आपके अपब्रिंगिंग का हिस्सा बन जाता है। तो इसका नाम रखना और इसको चलाना, इसमें अम्मा अब्बा का कितना रोल है और आपकी क्या थॉट प्रोसेस है कि साथ साथ क्या क्या चीज़ें ऐड करते रहते हैं? पेरेंट्स का तो डेफिनेटली बहुत सपोर्ट था, क्योंकि फाइनेंशियली भी सपोर्ट चाहिए होता है। फिर लोकेशन प्रोवाइड की, एक वेयर हाउस प्रोवाइड किया मेरे पेरेंट्स ने, जहाँ पे हम सारी अपनी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं। तो
मुझे ये बताएं कि अब क्या प्लान है, मतलब एक काम तो आपने शुरू कर दिया, कुछ फुटेजेस हैं जो कि हम ऑन स्क्रीन आपको दिखा भी रहे हैं कि अगर हम कॉज फॉर लाइफ की बात करें तो इसके तहत आपने कहाँ पर कौन से काम किए हैं, मतलब मुनीम बिन रिजवान जो हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ कहाँ की हैं। प्लांटेशन की अगर हम बात करें, आपने ये ड्राइव भी चलाई, उसके बाद आप राशन ड्राइव की बात कर रहे हैं, इफ्तार ड्राइव की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल की बात मुझे मुनीम बताएं कि जब आप एक काम शुरू करते हो ना, आपकी एक सोच होती है कि मैंने इसको इस मकाम तक लेके जाना है, मैंने इसको यहाँ तक पहुँचाना है, उसके लिए बहुत लंबा सफ़र है लेकिन मैंने ये तय करना है। क्या सोच रखते हैं कि इसका नेटवर्क बनाएंगे या इसको किस लेवल पे लेके जाना है? अभी फ़िलहाल तो यही आइडिया कि अपनी टीम को पहले बड़ा करेंगे एक, ताकि लार्ज स्केल में हम ये एक्टिविटीज़ कर सकें। अभी जैसे प्लांटेशन ड्राइव में हमने 100 to 200 सैपलिंग्स लगाए होंगे, लेकिन आगे बड़ी टीम होगी तो एम हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। अच्छा मुनीम, एक और चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा वैसे मुनीम अगर हम देखें आपकी जो उम्र है, एक तो एक ऐसी उम्र होती है कि जहाँ पे आपने पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान देना होता है, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से खेल कूद में भी दिल करता है कि हमारे दौर में तो ये होता था कि भाई अगर किताब की खोली और हम बैठे तो आस पड़ोस का साथी है और उसने कहा यार बल्ला उठा दे कल पढ़ लेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आपने शुरुआत की, माँ बाप आपके साथ हैं, उनका सपोर्ट है, लेकिन कभी बाबा ने या अम्मी ने कहा है कि बेटा ये काम के लिए तो उम्र है अभी थोड़ा सा पढ़ भी लो? हाँ, पढ़ाई तो मैनेज को कैसे करते हैं, मैनेज डिस्टर्ब तो नहीं होती? नहीं, पढ़ाई तो मैनेज हो जाती है। ये भी है कि पहले पढ़ाई पे फोकस करता हूँ, बाद में जो फ्री टाइम होता है। हरमीत बाजी कह रही है आपके ग्लासेस से लग रहा है कि आप बहुत पढ़ते हैं। अच्छा ग्रेड भी बता दें अगर ऐसी बात है। ग्लासेस से लग रहा है, हमारी क्लास में जो पढ़ाकू बच्चा होता तो उसकी ग्लासेस जरूर होती थी। तो मतलब हम ये भी जानते हैं कि ये भी एक मैसेज है ऑडियंस के लिए, पब्लिक के लिए जो हमें देख रहे हैं कि अगर आप किसी नोबल कॉज के लिए काम करते हैं, किसी ऐसी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप बाकी चीजों को निगलेक्ट नहीं कर सकते। स्टडीज को कैसे मैनेज करते हैं और क्या ग्रेड्स आते हैं ये भी जरा बता दें, ताकि बच्चे आपके जैसे जो है वो अगर काम करना चाहे तो उनको पता हो कि भाई पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। स्टडीज़ के साथ तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो ही जाता है। ग्रेड्स भी अच्छे आ रहे हैं। जैसे वीकडेज में सारा पढ़ाई का काम हो जाता है, वीकेंड में फिर हम एनजीओ पे फोकस करता हूँ। बच्चों की अगर हम बात करें, आप पढ़ते हैं, आपको पता है कि वसाइल हैं, अम्मा अब्बा ने पैसे लगाए हुए हैं, अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छा ओढ़ते पहनते खाते पीते हैं, अपने साथ बहुत सारे ऐसे बच्चों को आप देखते होंगे जो शायद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जो शायद पढ़ते ही नहीं है, आप गली मोहल्लों में देखते होंगे ऐसे बच्चों को। कभी सोचा कि आपने इनके लिए भी कुछ करना है, इनकी पढ़ाई के लिए, खासतौर पे वो बच्चे जो यतीम हैं, उनके सर पे कोई नहीं है? इनके लिए हमारा एक प्लान है कि आगे अभी जैसे समर वेकेशंस आएंगी तो जो हमारे एरिया के गरीब लोग हैं उन्हें पढ़ाएं, दिन में 1 से 2 घंटा पढ़ाएं। इसके लिए अभी हमने कोशिश की है एक प्रॉपर, लेकिन उसका अभी फॉर्मेट हम तैयार कर रहे हैं। मतलब एक कैंपेन या कैंप की हम बात करें, समर कैंप की हम बात करें, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जी अरमीत बाजी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? अच्छा मुनीम अगर हम देखें इसी तरह बहुत सारे हमारे आते हैं इस्लामाबाद में भी आपके जैसे नौजवानों, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है कि आपके पास एजुकेशन है और थोड़ा बहुत अगर हम दूसरी तीसरी जमात के बच्चे हैं उनको अगर पढ़ाना चाहें तो हमने यहाँ पे भी देखा है कि मुख्तलिफ पार्क्स में उन्होंने इजाज़त ली और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि अब ये जो आप सोशल मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं, पाकिस्तानी नो डाउट, जिस तरह सोहा ने बताया कि भाई लोग कमाल कर जाते हैं और फिर रमजान के महीने में ज्यादा डोनेशन देते हैं, कि बाहर से भी आपको कांटेक्ट होते हैं, बाहर की में जो बैठे पाकिस्तानी दीगर लोग हैं? नहीं, फिलहाल तो बाहर से नहीं हुआ, अभी लाहौर से ज़्यादातर लोगों ने हमें कांटेक्ट किया। अच्छा मुनीम, क्या पैगाम देना चाहोगे खासतौर पर उन लोगों को जो आपकी मदद के लिए आए, उन्हें आना चाहिए, या अपने जैसे यंगस्टर्स को कि आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए, बिकॉज इंसानियत को इस वक्त खिदमत की, मदद की ज़रूरत है? क्या आप मैसेज देंगे? यंगस्टर्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि आपने अपने लिए इसमें कुछ नहीं देखना, सेल्फिश नहीं होना वॉलंटियर करते वक्त। आपने आगे से एक्सपेक्ट नहीं करना कि कोई रिवॉर्ड मिलेगा, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आपने ये करना। वेरी गुड मैसेज। और ये पैगाम जो है इसको मैं ज़रा एलेबोरेट भी थोड़ा सा आपसे कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले हम मुनीब का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी। और आप बहुत माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपकी मज़ीद इस्ताअत दे, मज़ीद तौफीक दे। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना तो अजर की उम्मीद आपको अल्लाह की ज़ात से करनी चाहिए, इंसानों से आप अजर की उम्मीद ना लगाएं, रिवॉर्ड जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात देती है। तो जब कोई नेकी का काम करते हैं तो उम्मीद अल्लाह से लगा के रखें, इंसानों से नहीं। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दिन रात हम काम करते हैं और काम से थक जाते हैं, फिर भी हम काम ही करते हैं क्योंकि काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे। लेकिन जब पैसा कमा लेते हैं तो उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सेहत हमारे साथ नहीं रहती। रातों को जागना, सारा दिन भी काम करना, ये सिचुएशन इस तरह से है कि हम अक्सर चीज़ों पर लापरवाही बरतते हैं। सिम्टम्स हमारे सामने आते रहते हैं, यू नेम इट। किसी बीमारी की आप बात करें, अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही तो इसका मतलब बीमारी है। खांसी आपकी खत्म नहीं हो रही तो बीमारी है। अगर आपकी आंखों की सूजन है तो बीमारी है। अगर आपको इंटरनल कोई मसला, इंटरनल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, कोई ना कोई सिम्टम ऑन एंड ऑफ आपको दिन या रात में शो होते रहते हैं, लेकिन आप उसे मुसलसल निग्लेक्ट करते रहते हैं, तो आप एक ऐसी बीमारी को परवान चढ़ा रहे होते हैं कि वो इस पॉइंट तक पहुंचे, उस एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचे जहां से उसका रिवर्स होना बहुत मुश्किल हो जाए। और अक्सर औकात ऐसा होता है, जब टेस्ट के लिए जाते हैं, जो कि कहा जाता है कि 6 महीने के बाद आपको अपने रेगुलर टेस्ट वैसे ही करवाने चाहिए जो हम नहीं कराते। जब रेगुलर टेस्ट की तरफ जाते हैं, कोई चीज़ डायग्नोस होती है तो इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन तक पहुंच चुकी होती है कि वहाँ से उसका इलाज मुआवजा कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। अर्ली डायग्नोस करना या आपकी तशखीस इलाज से पहले कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, आने वाले सिम्टम्स को आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, कौन सी ऐसी अलामिक सिचुएशन होती है जिसमें आपको फौरी तौर पर टेस्ट की तरफ जाना चाहिए, ये सारे सवाल और बहुत सारी इस तरह की बातें, इस पर आज का सेगमेंट करेंगे। और सेगमेंट करने के लिए इस्लामाबाद में डॉक्टर बिलाल हुसैन सेठी हमारे साथ मौजूद हैं और हरमीत पाजी के साथ है। सो हरमीत पाजी, ओवर टू यू। जी सोहा, बड़ा अच्छा इंट्रो आपने किया। हमारे मन उमूमन यही होता है कि जब तक हमारे ना, वो कहते हैं ना, वो हिंदी में या उर्दू में या पश्तो में, कि जब तक हमारे पाँव आगरे की तरफ ना हो जाए तब तक हम हॉस्पिटल की तरफ जाते ही नहीं, ना टेस्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में। डॉक्टर साहब, सवालात सोहा ने बहुत किए जी जी, और हम चाहते हैं कि उसके तसल्ली बख्श जवाब आप दें। ये जो सिलसिला है, यानी हम देखते हैं कि भैया सामने देखते हैं किसी के चेहरे को तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा बहुत पीला, वो हमें वो चीज़ नहीं नजर आती है तो हम कहते हैं भैया ब्लड की कहीं कमी है। बिल्कुल। लेकिन उसने फिर भी उस पर ध्यान नहीं देना होता है। क्या किया जाए ऐसे में कि क्या क्या गैप होता है, किस किस टाइम में जो है अपना ख्याल या कोई टेस्ट या तशखीस जिसे कहा जाता है वो करनी चाहिए? देखिए हरमीत, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर हियर। जो तशखीस का अमल है हमारे यहाँ, सबसे एक कॉमन ट्रेंड है कि हम लोग ना सबसे ज़्यादा आजकल जो हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर बन चुका है, चाहे वो डायग्नोसिस के लिए हो चाहे वो ट्रीटमेंट के लिए हो, वो गूगल बन चुका है। yes. तो सब के सब ना गूगल के ऊपर सब कुछ रिसर्च करते हैं और गूगल के मुताबिक करके आ जाते होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि डायग्नोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायग्नोसिस के बगैर आपका जो ट्रीटमेंट है जी जी वो हो नहीं सकता। एक सेकंड, ये मेरा माइक मेरे ख्याल से आवाज़ मेरे ख्याल में आप स्पीकर में दे दें ऐसा। अच्छा जी, आप कंटिन्यू करें सर, आप कंटिन्यू करें। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जी डायग्नोसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और डायग्नोसिस के बगैर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। आपकी ट्रीटमेंट लाइन क्या होगी? आप एक ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्टेन सिस्टम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ऊपर से नीचे से तक लेकर। देयर आर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, वैस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसके अलावा ऑर्थोपेडिक्स का सिस्टम है। आपको 10 चीज़ें हैं, आपको नहीं पता कि किस चीज़ का क्या मसला है और एक सिस्टम दूसरे से किस तरह कनेक्टेड है। अगर हर सिस्टम को आप अलग-अलग देखें तो वो उसका ही मसला हो और आप किसी और चीज़ का इलाज करते रहे तो फिर आप सही डायग्नोसिस की तरफ ही नहीं पहुंचे। सो डायग्नोसिस हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ड ट्रीटमेंट। तो हमारे यहाँ जो जनरल ट्रेंड है कि बंदे की पिलाहट देखकर, जैसे बड़े बूढ़े कहते हैं कि यार देखो फलाने को भी ये हुआ। तो सब एक और चीज़ जो आप बात करें बिलाल साहब, मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि आप एक अहम पॉइंट है जिस पर बहुत ही कम गुफ्तगू होती है। जी। हमारे यहाँ ये चीज़ बड़ी आम है, सोहा ने भी देखी होगी, हम आसपास देखते हैं कि भैया डॉक्टर्स के पास ना डॉक्टर साहब टेस्ट बहुत लिखते हैं। जी। और टेस्ट से थोड़ा घबराहट भी हमें होती है कि भैया पैसे, फिर हमें एक तरफ तो महंगाई है। ये चीज़ जो है इसके हवाले से थोड़ा बताइए कि ये ट्रेंड डॉक्टर साहब की जानिब से भी थोड़ा सा इस पर भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए था कि नहीं? क्या देखते हैं? मैं हरमीत, इस पे मेरे 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। बेसिकली देखें, कहीं बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती नहीं हैं मगर हमारा मुआशरा उसको ख़राब कर देता है। ये हमारा अपना एटीट्यूड होता है। मैं ये नहीं डिनाई करूंगा कि मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। मैल प्रैक्टिसेस का मतलब है कि फालतू टेस्ट लिखे जा रहे हैं। हो सकता है किसी को किसी चीज़ में फ़ायदा हो रहा हो, वो ज़्यादा टेस्ट लिख दे, मगर जेन्युइनली 80% ऑफ द केसेस डॉक्टर का मकसद होता है कि वो असली बीमारी की रूह तक पहुंच जाए बिफोर वो आपका इलाज शुरू करे। मैं आपको पिक्चर इस तरह रख के दिखता हूँ। आपको नजर आ रहे हैं कि एक डॉक्टर ने 10,000 रुपए के टेस्ट लिख दिए हैं। आप 10,000 रुपए के वो टेस्ट करते हुए घबरा रहे हैं।
और आप कहते हैं यार मैं ये टेस्ट नहीं करवाता, और आपका डॉक्टर फर्ज करें आपका डायबिटीज का इलाज करना शुरू हो जाता है, जबकि आपको डायबिटीज है ही नहीं, आपको कोई और मर्ज है, और आप उस और डायबिटीज का इलाज करते नहीं है, इवेंचुअली वो मर्ज बिगड़ जाता है जिसके आपने डायग्नोसिस किया ही नहीं था, और फिर आपको उस पे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। ऑन द लॉन्गर रन यू स्पेंडिंग मोर। तो आपको अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज को एड्रेस कीजिएगा, को अच्छा ड्रॉ करना है डॉक्टर्स, एक चीज को एड्रेस कीजिएगा कि हम डायग्नोस करने की बात कर रहे हैं, डायग्नोस करना थ्रू टेस्ट और डायग्नोस करना कि आप सिम्टम्स को भी कंसीडर कर सकते हो। मतलब आप एक बात बिल्कुल ठीक हरमीत पाजी ने की कि आप डॉक्टर के पास जाओ तो वो इसीलिए भी टेस्ट करने से भागते हैं बिकॉज 1001 टेस्ट तो लिख के दे देते हैं, ऊपर से टेस्ट इतने महंगे हो गए, महंगाई बहुत ज्यादा है। अब अम्मियों के कुछ सिस्टम को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर आंखों की पिलाट उन्होंने देख ली तो आजकल के तो एक्सपीरियंस्ड लोग जो हैं, जो हमारे घर में दादा या अम्मा होते हैं, वो तो देख के बता देते हैं बीमारी कौन सी है। अब हम जो सिम्टम्स को निगलेक्ट करते हैं, ये कितना आपके लिए हार्मफुल और ऐसा हो सकता है जो इरिवर्सिबल हो, आप उसको रिवर्स कर ही नहीं सकते। तो ऐसे सिम्टम्स कौन कौन से इसको आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, वो ऑर्थो से रिलेटेड हो, आपके न्यूरो से रिलेटेड हो, या बॉडी का कोई भी आपके इस तरह का सिस्टम हो जो डिस्टर्ब हो रहा हो? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, इस सवाल का सुहा मैं जवाब इस तरह से देना चाहूँगा कि देखें, सिस्टम्स तो बहुत सारे चल रहे हैं बॉडी के अंदर, आपको एनीथिंग अदर देन नॉर्मल रूटीन आपको फॉलो कर रही हो, यानी कि आपको किसी टाइम पे चक्कर आ रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा हो, आपको पीलाहट हो रही हो, आपका जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि एक बड़ा इंसान तो बोल सकता है, बच्चा बोल नहीं सकता। हाँ। तो बच्चे का सारा डायग्नोसिस माँ किस चीज़ पे ड्रॉ कर रही होती है कि जी वो उसका डायपर देख रही होती है कि क्या वो उसका खाना हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका पेट में दर्द भी उसका रोने से पता चल रहा होता है, वो भी डायग्नोसिस ही कर रही होती है, मगर वो एक डिफरेंट तरीके से कर रही होती है क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता। तो ये सारी चीजें बेसिकली इन एडल्ट्स में कहूंगा इंडिकेटिव मार्कर्स हैं, दीज आर सिम्टम्स that will lead to eventually a diagnosis of something। कि अगर फिर ये symptoms हम देख लेते हैं तो हमें इसके जरिए diagnosis की तरफ पहुंच सकते हैं। बिलाल, एक और चीज, मेरे एक जानने वाले थे और वो मुसलसल ट्रीटमेंट कर रहे थे स्टमक के, और अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। ठीक हो गया। बहुत सारी चीज़ों में हम ये देखते हैं कि डॉक्टर साहबान भी कहीं ना कहीं ऐसी जगहों में इलाज किसी और चीज़ का करते हैं और फिर मामला कहीं और होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या किन किन चीज़ों को डॉक्टर साहबान को भी ख्याल रखना चाहिए? हालांकि जिन जिन डॉक्टर साहबान को उन्होंने जिक्र किया वो उस इलाके के बड़े मारूफ डॉक्टर थे। अच्छा, इसका जवाब मैं हरमीत यही कहना चाहूँगा कि देखें, ये इसका भी स्टार्ट यहाँ से होता है ना कि हमारे यहाँ इंश्योरेंस का ट्रेंड नहीं है, वेलफेयर स्टेट नहीं है जिस तरह के यूके है, कनाडा है, जहाँ पे इलाज फ्री है जी। तो जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो पेशेंट की पॉकेट पे पड़ती है। जब पेशेंट की पॉकेट पे करती है तो वो कम से कम टेस्ट की तरफ जाना चाहेगा। जब वो कम से कम टेस्ट की तरफ जाना चाहेगा, हो सकता है उसे डॉक्टर ने कहा आप ये हार्ट का ये भी टेस्ट करा लें, मगर वो कहेगा मेरा मैदे का मसला है, मैं मैदे का ही टेस्ट कराऊंगा। तो उसने डीपली अपने आप को स्टडी किया नहीं। हालांकि इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है कि जहां भी आप जाएं तो जितने गोरे हैं, जो लोग हैं जो इस चीज में रिसर्च कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं एवरी 6 मंथली आप अपनी बेस लाइन्स कराएं। मुझे बताएं, मैं हो गया, आप हो गए, सोहा हो गए, हाँ, किसने अपनी बेस लाइन्स एवरी 6 मंथ्स कोई करा रहा है? मैंने कराई है, मैंने कराई है क्योंकि मैं जरा ना सेहत को जरा कहते हैं ना मर्ज को और कर्ज को, 7 महीने कराई थी, इसलिए 6 महीने में नहीं कराई। कहते हैं ना कि मर्ज को और कर्ज को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। तो ये आप फॉर्मूला जिंदगी में अपना लें, यकीन करें आप सुखी रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये जरा बताएं कि अब एडवांसमेंट बहुत आ गई है, टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। अब जो हम अर्ली डायग्नोसिस की बात करें, उसके साथ साथ हम रॉन्ग डायग्नोसिस की बात भी करें, जो हरमीत पाजी ने बात की है कि होता कुछ है, निकल कुछ आता है, इलाज मुआवजा किसी और का होता है, मरता इंसान किसी और चीज़ की वजह से है। अब जो एडवांसमेंट आ चुकी है आपके इक्विपमेंट्स में, आपके टेस्ट करने के तरीकों में, या फिर अगर आप टेस्ट के बगैर भी बहुत सारी चीज़ें इससे आप डायग्नोस कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या क्या है? मतलब कोई अल्टरनेटिव्स हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के आ चुके हैं, बहुत सारे जो टेस्ट करने के तरीके होते हैं। अच्छा, इसको बेसिकली कहते हैं जो आजकल इंटरवेंशन आ चुकी है डायग्नोस्टिक्स के अंदर। जो आप बात कर रही हैं कि जो कि मिनिमली इन्वेसिव तरीके से हम मैक्सिमम डायग्नोसिस ड्रॉ कर सकते हैं। यानी इसमें कुछ जिस तरह अगर आप बहुत सारे लोगों के बारे में सुने तो वो कहते हैं कि जी एंजियोग्राफी हुई है हमारी। एंजियोग्राफी कॉमन तरीन प्रोसीजर है, और एंजियोग्राफी एक प्रोसीजर नहीं है, एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके अंदर एक कैमरा जाता है हार्ट के अंदर वेन्स के जरिए, और जाके बताता है कि अगर कोई वेन, कोई नस बंद है तो उसके अंदर स्टेंट डाल के खोला जाता है। इट्स अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। इंटरवेंशन डायग्नोसिस के अंदर आ जाता है। उसके अलावा
अभी एक नया प्रोसीजर आया है जिसके ऊपर पाकिस्तान में भी आके काम करना शुरू कर दिया है, जिसे कहते हैं कैप्सूल एंडोस्कोपी। कैप्सूल एंडोस्कोपी क्या है कि आमतौर पे एक एंडोस्कोप होती थी कि जो कि डाली जाती थी मुंह के जरिए वो एंडोस्कोप जिस टाइम पे अंदर जाती थी वो जाके कैमरा होता था और वो थोड़ा पेनफुल भी होता था, बुरा हाल होता है। हाँ। और उसके अंदर मैंने किया है, एक्सपीरियंस से गुजरा हूं। अच्छा, जी बताएं। उसमें इवन जनरल एनेस्थीसिया में भी करते थे, लोकल में तो बहुत बुरा हाल होता था। तो वो उसको उन्होंने क्या किया कि अब इन्होंने एक नया मेथड किया कि एक कैप्सूल है, जिस तरह आप दवाई खाते हैं वो कैप्सूल आप खा लें, वो उसके अंदर एक कैमरा है, वो मल्टीपल पिक्चर्स आपकी पूरी जीआईटी के अंदर से लेता रहेगा, जो आपकी जो आंत जा रही है उसकी पूरी पिक्चर्स लेता रहेगा और फिर वो कैमरा रिट्रीव करके उससे सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करके क्या क्या अंदर चल रहा है वो चेक किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात आपने की और टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है बाजी। ये टेक्नोलॉजी क्या पाकिस्तान में, और दूसरा सवाल इसी के साथ ऐड कीजिएगा कि क्या क्या टेस्ट हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में पहले तो महसूस करना, या उस टेस्ट को जो बॉडी में चेंजेस आ रही हैं या आपको हल्का फुल्का महसूस हो रहा है तो उन चीज़ों पर ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। कुछ ऐसा टेस्ट बताइए कि वो लाजिम है हर शख्स पर, जिस तरह आपने 6 महीने का जिक्र किया, ठीक है, और सोहा ने जिस तरह फरमाया। बेसिकली बेस लाइन्स जो हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिसको हम डॉक्टर्स कहते हैं कि बेस लाइन्स जो टेस्ट हैं ये लाजमी आपको कराने चाहिए। सो बेसिक कुछ बेस लाइन टेस्ट मैं बता देता हूँ, जो भी व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को नोट कर लें कि आप कराएंगे टेस्ट। और इसके बारे में हरप्रीत एक बात मैं भी करना चाहूंगा, एक मैल प्रैक्टिस भी हो रही है मार्केट के अंदर, उसको भी हमने अवॉइड करना है क्योंकि हमने अच्छे डायग्नोसिस की तरफ पहुंचना है। बेसलाइन जो टेस्ट हैं इसके अंदर है आपका कॉमनली सबको पता है सीपी यानी कंप्लीट, जिसमें सीबीसी जिस टेस्ट को कहते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके साथ ESR, LFTs लिवर फंक्शन टेस्ट, RFTs रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है, उसके अलावा TFTs थायराइड फंक्शन टेस्ट। ये मतलब आप ये मेन बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं उनके अपने फंक्शंस के सारे टेस्ट कर लिए हैं। उसके अलावा फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है और होना भी फास्टिंग में चाहिए, यानी कि रात को अगर आप सोए हैं 8 घंटे का कम से कम फास्ट हो, खाली पेट आप वो टेस्ट करें, उसमें कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, LDL, HDL, अच्छे लिपिड, बुरे लिपिड, सब कुछ आ जाता है। तो ये कम से कम ये टेस्ट आपको रेगुलरली कराने चाहिए, ये आपकी बॉडी की एक जनरल पिक्चर देते रहेंगे आपको। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और आपकी भी मैं इसी से कंक्लूड करना चाहती हूँ कि आप अगर रेगुलर टेस्ट की तरफ जाते हैं या अगर नहीं भी जाते तो आपसे अच्छा आपकी बॉडी को एग्जामिन कोई नहीं कर सकता। अगर आपको कोई भी चीज़ अनयूजुअल नजर आ रही है या फील हो रही है एक सेहतमंद जिंदगी और उसमें कोई भी तब्दीली जब आती है तो आपको फौरन वो चीज़ क्लिक कर जाती है, वो ट्रिगर करती है, उसको आपने निगलेक्ट नहीं करना। गो फॉर द टेस्ट, गो फॉर द ट्रीटमेंट, क्योंकि जान है तो जहान है। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करेंगे मेहमान की, यानी जो आज हमारे मेहमान हैं उनकी तो बात हम करेंगे, लेकिन हम रमज़ान मुबारक की बात भी करेंगे क्योंकि मेहमान जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं और ये ऐसा मेहमान है जो आता तो है लेकिन बहुत कुछ देकर जाता है और इससे हम बहुत कुछ हासिल वसूल भी कर सकते हैं। दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, ईद आने वाली, ईद की तैयारियाँ तो खैर आप कर ही रहे हैं, लेकिन आखिरी अशरा, और आप सोचिए कि मैं हमेशा कहती हूँ टाइम इज़ रनिंग लाइक अ बुलेट, लेकिन इस दफ़ा तो क्या रमज़ान का पहले 15 रोज़े तो वैसे बहुत अच्छे थे, मौसम बहुत अच्छा था लाहौर का और कराची का, इस्लामाबाद का, तो बिल्कुल पता नहीं चला। लेकिन 20 रोज़े यानी 2 अशरे मुकम्मल हो गए, तीसरा अशरा यानी मग़फ़रत का अशरा जिसमें हम जहन्नुम की आग से निजात हासिल कर सकते हैं, और बड़े सारे ताक रातों की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें 21, 22, 25, 27, जिसमें क्या क्या शहादतें किन दिनों के बारे में ज़्यादा है, इसको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये सेगमेंट बड़ा खूबसूरत है, इसके लिए अली वकार मजहबी स्कॉलर है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। सर आपके आने का बेहद शुक्रिया। सर हम चूँकि तीसरे अशरे की निस्बत ज़्यादातर हम ताक रातों से देते हैं और ताक रातों के लिए ख़ास तौर पर एहतमाम भी करना चाहिए, क्योंकि पूरा रमज़ान का महीना ही हर चीज़ डबल ट्रिपल हमें मिलती है, वो कोई नेकी हो, कोई इबादत हो। ताक रातों के हवाले से मैं कहती हूँ कि आप ज़रा थोड़ा सा इसको एड्रेस करिए कि ज़्यादा शहादतें 27 के बारे में कहा जाता है, लेकिन 21, 22 या 25 इन दिनों के बारे में भी कुछ कहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया और आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे थोड़ा क्वेश्चन भी दिया टाइम की चेंजिंग के हवाले से। एक्चुअली स्केड्यूल इतना टाइट है आजकल जिसकी वजह से थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, सही बुखारी से मुस्लिम मुत्तफ़क़ अलैह जो हदीस है और जो मुत्तफ़क़ अलैह मौक़िफ़ है वो यही है कि जो लैलतुल क़द्र है, शब क़द्र है, वो ताक रातों के अंदर मूव करती है। 21 से लेकर एक रात जो गुजर गई है और 29 की रात तक ये मूव करती रहती है। अब इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन 5 ताक रातों में
लैलतुल कद्र को तलाश करो। और लैलतुल कद्र की अहमियत भी बयान की। लैलतुल कद्र कौन सी? वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीनों से बेहतर। इसका शान नज़ूल यूँ है, हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर ताबई हैं, वो बयान करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कुछ उम्मतों के, गुज़श्ता उम्मतों के, बनी इसराइल की उम्मतों के कुछ अहवाल लोगों के पेश किए गए। तवील उम्रें होती थी। उनमें एक शख्स था जिसकी बहुत ज़्यादा उम्र थी। वो सारा दिन जिहाद करता था और अपना रोज़े के साथ और रात सारी शब्बेदारियाँ करता था। तो उसका अमल सब के सामने बयान किया गया तो सहाबा कराम बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हमारी तो उम्रें बड़ी थोड़ी थोड़ी हैं। अब इसका मतलब है वो बनी इसराइल का मुजाहिद तो बाजी ले गया। हाँ, हम कैसे करेंगे? अभी रसूलुल्लाह अभी तवक्को फरमा रहे थे, तामुल फरमा रहे थे कि ऊपर से जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस सूरतुल कद्र को लेकर नाजिल हो गए। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर। तो गोया इसको पा लेना, समझ लें कि 1000 महीना तो एक इस्तिआरा समझ लें आप, यानी कुल की कुल खैर को पा लेना। क्या बात है। और इसको छोड़ देना, कुल की कुल खैर को छोड़ देना। अब इसमें हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि बराह रास्त बता दीजिए कि ये शब कदर। बाद अज़ां फिर वो हुक्म उठा लिया गया। हिकमत ये थी, इसके अंदर बड़ी हिकमतें हैं। अभी भी कसीर उलमाए कराम ये फरमाते हैं और कसीर कुतुब में है और हदीस में भी, कसीर हदीस में भी इशारा है कि जो लैलतुल कद्र है वो 27वीं की ज़्यादा शहादत ज़्यादा उस हवाले से। उसकी वजह भी ये है कि इस पर इत्तफाक है कि जो मूव करती है लैलतुल कद्र कसरत से 27वीं की रात को आती है। अच्छा, अब इसको मूव करवाने में और फिक्स ना करने में, हालांकि ज़ाहिरन तो ये लगता है कि फिक्स करने में तो बड़ी आसानी होती, सबको क्लियर होता है यार आज की रात है, पूरे साल में एक रात है, पूरा एहतमाम करो। नहीं, अल्लाह ताला ने सबको देखना होता है। कई तो नेक लोग होते हैं, कई उसमें हम जैसे भी तो हैं। तो अल्लाह ने फरमाया देखें, अगर तो आपको फिक्स कर दिया कि आज की रात है, फिर तो पता है आपको, और नहीं पता है ना, और उसमें अगर कई लोग गफलत में फिर भी पड़े रहे तो वो तो बिल्कुल मोर लग गई ना बदबख्त होने की। तो अल्लाह ताला हर एक के लिए गुंजाइश रखना चाहता है, तो लिहाजा उसको फिक्स नहीं किया। लिहाजा आप किसी को यूँ पिन पॉइंट जजमेंटल स्टेटमेंट किसी के बारे में नहीं दे सकते। सब उसको तलाश करेंगे। अब कोई उसको पा लेगा, कोई नहीं भी पाता तो उसका भी पर्दा मौजूद है। तो लिहाजा उसको तलाश करने का हुक्म है। और तलाश करने का इसलिए हुक्म है, रमज़ान जब आता है तो नेकियों में कई गुना अजर में बढ़ा दी जाती हैं। जो नफल है वो फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ 70 से लेकर 700 फ़राइज़ के बराबर। उसमें फिर आखिरी अशरा ख़ास इंपॉर्टेंट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आता है कि आप रमज़ान में आम ज़िंदगी की निस्बत ज़्यादा मुस्तैद हो जाते थे और फिर आखिरी अशरे में रमज़ान से भी बाकी दिनों से ज़्यादा मुस्तैद हो जाते। यानी अल्लाह का रसूल जो मासूम है, सरवर अंबिया है, उनको तो हाजत नहीं, वो अगर इसको इतना इंटरटेन करते हैं और इसको इतना एक्नॉलेज करते हैं इन दिनों को और इन घड़ियों को कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी के साथ गुजारी जा सकें गुजारें, तो हमें भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये बेसिकली एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। अच्छा सर, एक और चीज़ को ज़रा एड्रेस कीजिएगा इस हवाले से कि चूँकि हम ताक़रातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज 30 रशे का आगाज़ है, 21 रमज़ान मुबारक है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का जो है वो आज शहादत का दिन भी है। और अगर हम ज़िरबत की बात करें, उनके दौरे खिलाफत की बात करें, अगर आज की ज़िंदगी में दौरे खिलाफत को थोड़ी देर के लिए हम निकाल भी दें, आम ज़िंदगी में उनके अक़वाल, उनके तरीके, उनकी चीज़ें, कितनी अशद ज़रूरत है आज के इंसान को उन तमाम चीज़ों को रिवाइज़ करने की, रिकॉल करने की। जी हाँ, देखिए हज़रत मौला कायनात की ज़ात ऐसी है, अगर किसी ने दुनिया के अंदर सही मानों में दुनिया को, माल दुनिया को, असबाब दुनिया को अपने पाँव की जूती की नोक पे रखा है तो वो हज़रत अली ने रखा। बिल्कुल बिल्कुल, इल्म का दरवाज़ा। अब वो शख्सियत, उसका मुकाम व मर्तबा देखेंगे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबु, आना मदीनतुल हिकमा व अलीयुन बाबु। उसके बाद हज़रत अली फरमाते हैं कि लाअहदियुन नबी वल उम्मी, नबी उम्मी ने मेरे साथ वादा किया है कि तेरे अली तेरे साथ क़यामत तक कोई मोमिन बुग़्ज़ नहीं रखेगा और कोई मुनाफिक मोहब्बत नहीं करेगा। तो ये हद फासिल है। आप देखें ना, आपने शिरक से बचना हो तो आप अल्लाह ताला की तरफ जाती हैं और अल्लाह के अलावा को छोड़ देती हैं। फिर आपने कुफ्र से बचना हो तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाती हैं और अलावा को छोड़ देते हैं। अगर फिर तीसरा दरवाज़ा है, यानी आपने अगर नफाक से बचना है तो फिर आपको हज़रत अली की मोहब्बत चाहिए। यानी आपको मुकम्मल कामिल मोमिन होने के लिए 3 दरवाज़ों से गुजरना है। पहला दरवाज़ा शिरक है, वो आप तौहीद के ज़रिए उससे गुजरेंगे। दूसरा दरवाज़ा कुफ्र है, उसमें आप ईमान के ज़रिए से गुजरेंगे। और तीसरा दरवाज़ा नफाक है, यानी एक मोमिन है, मुमकिन है वो दिल से मुनाफिक, हमें क्या पता। तो सहाबा कराम कहते हैं नहनु नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़िहिम, हम अहद सहाबा में हज़रत अली के बुग़्ज़ से मुनाफिक की पहचान करते। बल्कि इससे आगे सुनिए,
बहुत सारे सहाबा कहते हैं अगर हमने किसी से मामला करना होता, कारोबार करना होता, बिजनेस, तो उसको कहीं खाने पे घर पे बुलाते और बातों बातों में उसके साथ हज़रत अली का जिक्र छेड़ देते। हत्ता कि अपनी बेटी का रिश्ता करना होता, रिश्ते लेने देने करने होते, तो उनको किसी ऐसी मजलिस में बुलाते और हज़रत अली का जिक्र करते, ये देखने के लिए कि ये बंदा अंदर से मुनाफिक तो नहीं है। तो हज़रत अली के जिक्र के बाद जो चेहरे के असरात होते हैं वो इस बात का तयन कर देते हैं कि बंदा मोमिन है या बंदा मुनाफिक है। और अल्लाह के रसूल की शान देखिए, ये कुलिया 1400 साल पहले बताया था और ये कुलिया आज तक कारगर है। सर आज के कुलियों की अगर हम बात करें, वक्त हमारे पास थोड़ा सा काम है, वक्त के हम हमेशा से पाबंद होते हैं। सर इस पर भी एड्रेस कीजिएगा थोड़ा सा कि आज का अगर हम तर्ज़ हुकूमत बात करें, सबसे मुश्किल दौर खिलाफत उनका था, लेकिन आप देखिए कि उस वक्त जब बैतुल माल पहुँचे तो तमाम तरमाल पहले दिन निकाल कर वो तमाम एज ब्रैकेट के लोग हों, बूढ़े हों, बड़े हों, छोटे हों, बच्चे हों, गरीब गुरबा में तकसीम कर दिया। सर बड़ी बातें हैं। आज का जो दौर है, इस वक्त जो हुक्मरान हमारे रियाया के साथ कर रहे हैं, रियाया जैसी है वैसे हुक्मरान है, बहुत सारी बातें हैं। कितनी अशद ज़रूरत है उस खिलाफत को और उन असूलों को एक दफ़ा फिर से देखिए। हज़रत अली का जिस तरह आपने दुरुस्त फरमाया, हज़रत मौला अली का दौर हुकूमत मुश्किल तरीन दौर था, जिसमें बाकी जो खुलाफा थे उनमें खारजी बाहर के महाज ज़्यादा थे। हज़रत अली के दौर में बाहर के महाज भी थे और अंदर की साजिशें भी थी, ये दोनों चीज़ें मिल चुके थे। तो इतनी आप देखें ना, हज़रत अली हुकूमत संभालते हैं, पहले साल जंग सिफ़ीन, दूसरे साल पहले साल जंग जमल, दूसरे साल जंग सिफ़ीन, तीसरे साल जंग नहरवान, तो मौका ही नहीं मिल रहा उसको स्टेबल होने। इसके बावजूद हज़रत अली के दौर हुकूमत में कोई भूखा नहीं सोया। क्यों? देखिए, मईशत मजबूत होती है इंसाफ के साथ, खैरात के साथ नहीं होती। क्या बात है, इंसाफ समझ आइए। और हज़रत अली फरमाते हैं कि हुकूमत कुफ्र से तो चल जाती हैं, जुल्म से नहीं चलती। बस दो बात, बड़ी बात है सर, बड़ी बात। एक जुल्म और एक नाइंसाफ़ी, ये दो चीज़ें जिस हुकूमत में आ जाएंगी, वो हुकूमत करने वाले कोई तहज्जुद गुजार भी होंगे तो हुकूमत भी और माशरा भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। और इंसाफ होगा और जहाँ पर अपना जुल्म नहीं होगा, उस वक्त माशरा भी पनपेगा, सबको। आप देखें, हम बड़े एतराज़ करते हैं ना, ये जो यूरोप की कॉमेंट्स हैं, ठीक है, अगर कोई गया है, मैं देख के आया हूँ, आप देखिए वहाँ पर पता है क्या है, ये जो हम जिन चीज़ों को बुनियाद बनाते हैं, ये वो फलां है, ढिमका है, वो मॉरली हमसे बहुत आगे है, इंसानियत। अच्छा, अब वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, वहाँ पर जो इंसाफ है, आप अनजस्टिस का तस्वुर भी नहीं कर सकते, तस्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई हो सकता। हमारे असूलों पर सर चल के हमसे कहाँ पहुँच गए हैं इस्लाम की तरफ से ज़िंदगी। लेकिन सर निजी ज़िंदगी इसे क्विकली एड्रेस कीजिएगा कि आम अगर आज एक शख्स, एक इंसान बहुत परेशान है, वो कारोबार को लेके, ज़वाजी ज़िंदगी को लेके, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, हर किसी में उनके अक़वाल से हमें बड़ा राह एक चीज़ मिलती है, एक रास्ता मिलता है, एक सिम्त मिलती है कि अगर आपने निजी ज़िंदगी गुजारनी है। निजी ज़िंदगी भी देखिए हज़रत अली की, यानी एक बंदा मतलब 30 लाख मुरब्बा मील कम व बेश इलाके का हुक्मरान है, ठीक है, और उसके अपनी हालत ये है कि वो सूखी रोटी को उसके अंदर भिगो के खाता है, क्योंकि वो कहता है कि मुझे यहूदी के बाग में मजदूरी करने का वक्त अमूर हुकूमत से अब कम मिलता है। क्या बात समझ है, क्या बात है। तो चले, अब हम इस सतह पे अगर नहीं आ सकते तो कम से कम हलाल खाने और हराम से बचने तक तो मिनिमम की तरफ आ जाए, शायद रुजू करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सर बहुत शुक्रिया आपके आने का। क्विकली कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात की जा सके, उनको एड्रेस किया जा सके। लेकिन आजकल इंसान बड़ा परेशान है, जितनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों के हल भी इस्लाम में बड़ी खूबसूरती से बयान किए गए, बशर्ते कि आपने थोड़ा सा सेल्फ रिसर्च करनी है और अपने लिए आसानी ढूंढने की कोशिश करनी है। हमें आपसे इजाज़त चाहिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।